ओके चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और वीरू और मैं रहेंगे आज आपके साथ शो में अगले 1.5 घंटे। और मार्केट के लिए आज एक फीलिंग वीरू एक मार्केट में, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन जो आज सुबह मैं एक चीज़ कह रहा था कि मार्केट को नॉर्मली कुछ पता होता है तो मार्केट पहले से रिएक्ट करता है, खबर नॉर्मली बाद में आती है और वो भी खबर ऐसी होती है जो शायद कोई एक्सपेक्ट ना कर रहा हो। तो वो अगर है तो एक ख़राब खबर पर शायद मार्केट बॉटम बनाने को तैयार हो, और अगर आज का लो बचे तो वो बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। और अगर रिकवरी आ गई, ख़राब खबर पर भी रिकवरी आ गई आखिरी के 1.5 घंटे में, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आज का लो टूटा तो फिर वो मतलब अभी भी मार्केट में और गिरावट बाकी है, और शायद ये वाली खबर वो आखिरी ख़राब खबर नहीं थी मार्केट के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा वीरू कि ये जो अदानी वाली खबर है इसको आप पूरी मार्केट से नहीं लिंक कर सकते। और एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी, आज आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए इंट्राडे में, सुबह बार बार ये बात हो रही थी कि नहीं ये इतना एक्सपोजर नहीं है बैंकों का, इतना एक्सपोजर नहीं है, इतना बैंकों को नहीं करना चाहिए था। तो उस हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ होगी कि थोड़ी सी वहाँ पर रिकवरी आई है। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। आज थोड़ा सा बात इसी पे करेंगे, एक एक करते हैं। निफ्टी पे बात करेंगे, निफ्टी बैंक पे बात करेंगे, लेकिन पहले आज का जो डिसअपॉइंटमेंट या फिर न्यूज़ फ्लो का जो सेंटर है अदानी ग्रुप पर, बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या फिर से वो नाजुक दौर, बुरा दौर शुरू हो चुका है। क्या ये खबर क्या ऐसी है अनुज जो सिलसिलेवार तौर पे प्राइस डैमेज करे, जो कि 23 के में हुआ था? क्या ये वैसी खबर है? क्या ये सेल ऑफ एक्सटेंड करे? इस बात के चांसेस हैं। पहले इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए वीरू, अब इसमें ना इशू क्या है, आरोप तय किए गए हैं, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे ये आ गया कि नहीं ये फाइनल गिल्टी ही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, पहले क्योंकि पहले हम अदानी ग्रुप की बात करते हैं, उसके बाद इसका बाकी के मार्केट इम्पैक्ट की बात करते हैं। पहले जब वो खबर आई थी तब वो खबर आई थी एक हिंडनबर्ग की उसमें, और हिंडनबर्ग खैर एक रिसर्च एजेंसी है और उन्होंने सामने बोला था कि हमने शॉर्ट पोजीशन ली है, ठीक है। तब मार्केट के लिए एक ऑ फैक्टर था, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि शॉक एंड ऑ, वो वाला फैक्टर था। इस वजह से तब मार्केट ने वहाँ रिएक्ट किया था। उसके बाद रिकवरी आई थी इन स्टॉक्स में, मोर और लेस ये सारे स्टॉक्स वहीं पहुँच गए थे जहाँ पे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। अब ये आया है मामला। अच्छा, अब ये मामला जो है ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये ऑफिशियली है, ये SEC में और US के कोर्ट में ऑफिशियली हुआ है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी एक ये है कि इस बार अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, पिछली बार क्या हुआ था, 3 दिन में करेक्शन खत्म हो गई थी और उसके बाद अदानी ग्रुप स्टॉक्स ने वापस चलना शुरू कर दिया था। इस बार ये हो सकता है कि प्राइस डैमेज इतना ही रहे या अगर और सीवियर भी हो, जो भी हो, उसके बाद स्टॉक्स बहुत जल्दी से रिकवर ना करें। ये पॉसिबिलिटी है इस समय, जब तक इस मामले में अब पूरी क्लैरिटी नहीं आती है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स ने एक डबल टॉप बनाया हो। जहाँ तक वैसे भी खैर अदानी ग्रुप स्टॉक्स काफ़ी तो इतने महंगे हैं कि उनमें वैसे ही शायद करेक्शन के लिए कोई ट्रिगर चाहिए था, तो वो शायद ट्रिगर आ गया हो। अब आइए आप इसका जो बाकी के मार्केट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पर, जो मैंने सुबह भी ग्राफिक्स दिखाए थे, मैं दोबारा उनको प्ले करता हूँ। पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक्सपोजर, पूरे बैंकिंग सिस्टम का 88,000 करोड़ रुपए अदानी ग्रुप पर। और ये तो आप ये मानिए कि अभी ये कहना तो जल्दबाजी होगी ना कि ये आगे जाके NPA बन जाएगा, ये तो बात भी नहीं हो रही है अभी तो। और अदानी ग्रुप लगातार सर्विस तो कर ही रहा है अपनी डेट को, ऐसा तो है नहीं कभी उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट किया, ऐसा कुछ किया। 2.41 लाख का कर्ज है उनके ऊपर, जिसमें ज़्यादातर आउटसाइड इंडिया है, बाकी इंडिया में 88,000 करोड़। और विद इन 88,000 करोड़ SBI का 27,000 करोड़, और जो कि SBI के कुल एक्सपोजर का 0.88% था। तो इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कैपिटलिज्म यूज़ हुआ है, स्टेट बैंक्स यूज़ हुए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई एक्सपोजर लिया है, वो भी नहीं है। तो उस हिसाब से मैं इसलिए कह रहा था कि पूरी मार्केट से शायद इसको लिंक करना ठीक नहीं है। और प्राइवेट बैंकों का तो बहुत कम है, प्राइवेट बैंकों का तो 10% से भी कम है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी जो आज गिरा ना सुबह सुबह, वो मुझे लग रहा है कि एक पूरा सेंटिमेंट इम्पैक्ट था। और एक तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि आप पूरी मार्केट को इससे नहीं लिंक कर सकते। और शायद ये मार्केट के लिए आगे जाके विद हाइंडसाइट ही पता चलेगा कि हो सकता है इसी खबर ने बॉटम बनाया, वो तो खैर हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है। ओके, अच्छा अनुज, सिंस अब हम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने पिछले 5 दिन में दूसरी बार आज 200 EMA विजिट किया
और वहीं निफ्टी 200 डेमा से आज 250 रुपये नीचे था। तो इस इंडेक्स ने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि मैं अभी अपनी उस ट्रेजेक्ट्री को तोड़ने को तैयार नहीं हूं। आज मुझे बिल्कुल। सेव कर रहे हैं प्राइवेट बैंक्स, लुक एट कोटक, लुक एट एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। देखिए वीरू, सिंस आपने बैंक निफ्टी पर पूछा, पहले बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, फिर निफ्टी पर आएंगे। आई थिंक बैंक निफ्टी में मेरा एक मानना यह है कि आज के लो के एक स्टॉप के साथ आप एक लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं। दो रीज़न से, एक तो जैसा मैंने कहा कि बैंक निफ्टी के गिरने का कोई इतना बड़ा कारण नहीं होना चाहिए था, और दूसरा आज का लो वापस 200 डे मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी के लिए, और पहला टेस्ट नॉर्मली शायद थोड़ा सक्सेसफुली डिपेंड होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी पर मैं ये मानना है कि आज के लो के स्टॉप के साथ एक ट्रेड बनता है यहाँ पर लॉन्ग ट्राई करने का। देखिए अगर लग गया स्टॉप तो लग गया, ठीक है, लेकिन अगर नहीं लगा तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा आपके फेवर में है। यहाँ से अब लो है करीब करीब 600 पॉइंट नीचे यहाँ से, और अगर चला बैंक निफ्टी एक बार यहाँ से तो 1500-2000 पॉइंट चलने का एक होप है यहाँ से। सुबह जब हमने इस ट्रेड की बात की थी तब तो खैर वो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा फेवर में था, अब ऑलरेडी चल चुका है लोअर लेवल से। लेकिन अगर आज का लो टूटा बैंक निफ्टी में तो मतलब बहुत क्लियर होगा कि खाली ये खबर का इम्पैक्ट नहीं है, कुछ और है, और बैंक निफ्टी भी 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ने को तैयार है। तो इसके लिए आज की लो की बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना एक सिग्निफिकेंस है। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी पर पहला सपोर्ट आपको मिलेगा आज का लो 23,263 पर, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको 23,100 के आसपास। अगर वो टूटा तो 22,800, और रेजिस्टेंस पहला 23,450 के आसपास, और उसके बाद पर 23,450 जहाँ से कोलैप्स होना शुरू हुआ, सुबह जो ओपन था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि उसमें तो कोई ट्रेड नहीं हुई होगी, और फिर बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 200 डे मूविंग एवरेज पर करीब करीब 23,550 पर। लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है कि अगर आप सेल की ट्रेड ले रहे हैं तो वो निफ्टी पे ज़्यादा बेटर प्ले आउट होगी, और अगर आप बाय की ट्रेड ले रहे हैं तो बैंक निफ्टी पे ज़्यादा प्ले आउट होगी बीरो। ओके, तो याद रखिएगा अभी जो हमने बात करी अनुज, मैंने निफ्टी बैंक पे बात करी, स्ट्रेटेजी पे बात की, लेवल्स आपकी स्क्रीन पे नोट कर लीजिएगा। और एक आई थिंक जो आज सेंटर ऑफ प्रॉब्लम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स है उन पर एक बात हुई। याद रखिएगा स्टॉक स्पेसिफिक जो भी टिप्पणी है उस पर अपनी निजी राय ज़रूर रखिएगा। और ये मैं अनुज और मैं बात करते हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे रखूंगा जो कि अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट की, मतलब बाजार कुछ भी कर रहा हो। लेके आइए एक बार इंडियन होटल्स, अब करीब 5% ऊपर और डे हाई पर, ऑल टाइम हाई पर, अभी भी स्ट्रॉन्ग स्टैट्स। मतलब बाजार ने जिसे कहते हैं ना, मैं दिल खोल के यहाँ पे कन्विक्शन जाहिर किया है। और मैं 2 बजे बात कर रहा था, 2 बजे बात कर रहा हूँ इस पर, 12 बजे बात हुई थी, सुबह बात हुई थी, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद लेके आइए आप एक अच्छा प्राइस सेक्शन आज रैमको सीमेंट्स में है 918, एक क्लियर कट अपनी पिछले 2 महीने की ट्रेजेक्ट्री को बाइसेक्ट करता हुआ एक क्लीन स्विप यहाँ पर रैमको सीमेंट्स। उसके बाद मैं आपके स्क्रीन पे रखूँगा एक स्टॉक और, आई मीन दैट्स फेडरल बैंक। अगेन क्या खास है इन तीनों स्टॉक्स में, जहाँ जहाँ अर्निंग्स अच्छी थी बाजार उसको हर डिप में ले रहा है। सेम इज द केस फेडरल बैंक 265 आपकी स्क्रीन पे, इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री। लुक एट ओ एडिशन 6.5% ऊपर। तो ये कुछ स्टॉक्स जो कि इंप्रेस कर रहे हैं। अनुज, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम में आज का क्रम। बिल्कुल वीरू, तो चलिए काम करते हैं, लेट्स सी पहले जो नेगेटिव स्टॉक्स हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन है। सबसे ऊपर आपको अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ही दिखाई देंगे। अदानी एंटरप्राइजेज 18%, अदानी पोर्ट्स 12%, SBI लाइफ 2.5% और SBI करीब करीब 2.5%। ध्यान रखिए सारे स्टॉक्स डे लो से रिकवर हो चुके हैं। अंबुजा सीमेंट 10% नीचे, ACC 7% नीचे, ये दोनों स्टॉक्स ऑलमोस्ट 15-16% नीचे हो गए थे, फिर रिकवरी आई है यहाँ पर। REC 5% नीचे और GMR एयरपोर्ट्स 4.5% नीचे। गेनर्स की जहाँ तक बात है, पावर ग्रिड, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा स्टील, यहाँ पर आपको क्लियर कट एक गेंस दिखाई देंगे। इंडियन होटल्स आज का बिग स्टॉक था, याद रखिएगा, 5% ऊपर। नैल्को, पेट्रोनेट LNG और UPL, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज आपको तेज़ी दिखाई देगी। चलिए अब हमारा पैनल तैयार है और उनके पास चलते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर गाबा सर, मानस जी, शिल्पा जी दिखाई देंगे और अमित सेठ जी भी हैं, नरेंद्र सोलंकी भी जुड़ रहे हैं, सचिन भी हैं हमारे साथ। सबसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त, वो शायद मंडे को भी मैंने दिया था, वो है यूपीएल। यूपीएल में अब भी तेजी नजर आती है, 3-4 दिन से एक अप मूव देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वीकनेस नहीं है। ट्रेड करा है 561 के आसपास। यूपीएल का स्टॉप होना चाहिए 555। नियर टर्म टारगेट 570। मुझे लगता है आते दिन में और भी हायर जोन देखेंगे, लेकिन 570 बिल्कुल ठीक है यूपीएल। ये होगी गाबा सर की पिक। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी आपकी ट्रेड।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी पहला पिक यूपीएल था, बट ठीक है। नाउ अभी मेरा ध्यान एलटीटीएस में जा रहा है। एलटीटीएस भी अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स में अराउंड 5170 पे है। मुझे लगता है यहाँ से 5250 से लेके 5300 आपको इसके इमीडिएट टारगेट्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 5120 का रखिए। यहाँ से इनफैक्ट पोजिशनली आप देखेंगे तो 5400 के लेवल्स भी बहुत लाइकली जो अचीव हो सकते हैं। किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 5200 का कॉल ऑप्शन जो रफली 67 रुपीज में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप उसके हिसाब से 40 से 50 के बीच में रखिए और मुझे लगता है ये भी आपको टूवर्ड्स 110 से लेके 130 तक मूव करते हुए देख सकता है। ओके, तो ट्रेड्स तो हो गए अब तक। प्रकाश का बसर का यूपीएल, देन शिल्पा जी का एलटीटीएस। याद रखिएगा शिल्पा जी की भी प्राथमिकता यूपीएल ही थी। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए पिडिलाइट में बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही था। तो पिडिलाइट के फ्यूचर में जो कि 2949 के आसपास चल रहा है, इसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। जो आपके स्टॉप लॉस है वो रहेंगे 2986 के, लेकिन टारगेट सेट कर सकते हैं आप 2875। 2875 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पिडिलाइट के फ्यूचर में। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें, 2960 का पुट ऑप्शन ले लें। 45 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 90 रुपए के टारगेट, 90 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, 6960 की पुट का विकल्प भी है। मानस ने पिडिलाइट फ्यूचर सेल दिया एट 2947। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, इस समय मैं एचडीएफसी बैंक के साथ जाऊंगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक इन द प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। और जिस हिसाब से इस मार्केट में भी ये होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है निफ्टी जिस हिसाब से ओवरसोल्ड है, कहीं भी थोड़ा भी रिबाउंड आता है तो आई थिंक इट विल डू रिलेटिवली वेरी वेल। 1742 का प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1722 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 1760 एंड 1780 के। ओके, अब चलते हैं सचिन के पास। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, आपने क्या ट्रेड पे किया? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। सुबह हमने दाव लिया था अल्ट्राटेक सीमेंट पे, एंड मुझे लग रहा है ये सीमेंट पैक में जिस तरीके से डाइवर्जिंग मूव्स है, यहाँ पर दालमिया भारत का भी कंट्रीब्यूशन काफी सिग्निफिकेंट है। स्पेशली अगर हम ट्यूसडे का सेशन देखें तो वहां पर एक जिस तरीके से एक टर्न अराउंड हुआ था, एक अच्छा फ्लोर इसने 1700 के आसपास रिविजिट किया था एंड वहां से एक रिवर्सल बना है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो मिला है वो थोड़ा सा बरकरार रहेगा। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है 60 मिनट्स चार्ट्स पे, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 1840 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर दालमिया भारत में मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। जिस तरीके से ये टर्न अराउंड हुआ है तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1754 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं 1840 के टारगेट के लिए। ओके, दालमिया भारत, ये ट्रेड आपका रहा 1776 पे। इट्स अ बाय कॉल, सेल कॉल एज ऑफ नाउ एक ही है, मानस जी का पिडिलाइट फ्यूचर्स। अब चलते हैं नरेंद्र सोलंकी जी के पास, आज के हमारे फंडामेंटल विशेषज्ञ। नरेंद्र जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। क्या पिक कर रहे हैं आप आज इस वक्त बाजार में? जी नमस्कार। जी, आज का जो मार्केट को देखने हिसाब से मुझे लगता है कि डोमेस्टिक ओरिएंटेड और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स स्पेस में काफी अच्छी करेक्शन भी आ चुकी है और रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं, तो कमेंट्रीज भी मैनेजमेंट की अच्छी है। तो मेरा जो पिक होगा वो होगा सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। और कंपनी का जो एक्सपोजर है वो इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर्स एंड मोटर्स में है। और यहाँ पे अगर आप डिमांड का सिनेरियो देखें तो काफी एग्रेसिव मार्केट के अंदर डिमांड है और ग्रोथ भी काफी अच्छी आ सकती है कंपनी की। तो इसमें आप लॉन्ग टर्म में पोजीशन बना के चल सकते हैं और हमारा जो टारगेट फिलहाल इसके अंदर है 950 रुपीज तक। ओके, सीजी पावर 71 पे आपका बाय कॉल है। एक एक करके ट्रेड सारे देखते हैं स्क्रीन पे। देखिए, बहुत ट्रेड्स नहीं लेंगे, बाजार में वॉलेटिलिटी है। अभी हम कुछ देर तक इसी ट्रेड्स पे कैपिटलाइज करेंगे। प्रकाश गावासर का पहला कॉल आया यूपीएल एट 562 प्लस ट्रेड है। शिल्पा जी ने पिक किया एलटीटीएस एट 5164 प्लस ट्रेड है, याद रखिएगा लॉन्ग ट्रेड है ये भी। मानस ने ट्रेड जो पिक किया वो था शॉर्ट ट्रेड ऑन पिडिलाइट एट 2947, ये सेल कॉल है और यहाँ पे एक पुट ऑप्शन का विकल्प भी दिया था आपको। अमित जी ने पिक किया लार्जेस्ट बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एचडीएफसी बैंक, करीब करीब 1742 पे, मतलब लार्ज कैप में। और उसके बाद सचिन जी ने पिक किया दालमिया भारत 1776 पे, ये बाय कॉल गई है आपकी स्क्रीन पे, ये फ्यूचर्स का भाव जो स्क्रीन पे गया था।
और नरेंद्र सोलंकी जी ने, आज के फंडामेंटल विशेषज्ञ ने लगभग 710 पे सीजी पावर को पिक किया। ये है इस वक्त की कॉल्स। अच्छा सोलंकी साहब, ये जरा इंडियन होटल्स को देखिएगा। आई होप आपने इस छुट्टी के दिन इनकी वो जो कॉन कॉल हुई थी उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। जिस प्रकार का रोड मैप इन्होंने विजन 2030 के अंतर्गत शेयर किया है, आपका व्यू क्या है? आई मीन अब ये इंडियन होटल्स किस ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है आपके मुताबिक? और कोई मिड कैप में और होटल्स जो आपकी प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में हो? जी डेफिनेटली हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट हमारे ओवरऑल बाय लिस्ट में है और काफ़ी अच्छा आने वाले 2-3 साल काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं और स्पेशली अभी फेस्टिवल सीजन एंड वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट जो क्वार्टर है स्पेशली H2 काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है और कैपेसिटी एडिशन भी धीरे-धीरे हमारे ऑनलाइन आ रहे हैं, चाहे वो शैले होटल हो या फिर लेमन ट्री हो, वहाँ पे भी हमने देखा। इवन शैले होटल में भी हमको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखती है। तो ये ओवरऑल जो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट है वो हमारे पॉजिटिव बाय लिस्ट में है। ओके, पॉजिटिव बाय लिस्ट में हैं। और आज जब हम सुबह 9 बजे चर्चा कर रहे थे, आज इसको भी डिस्कस किया गया था बिग स्टॉक्स में। अनुज, जिस प्रकार की अर्निंग्स रही और मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब हम सब मान रहे थे कि शायद वर्ल्ड कप तक आते आते या फिर G20 तक आते आते होटल्स जो हैं वो शायद टॉप आउट कर जाएंगे, बट अब जिस प्रकार का विजन 2030 उन्होंने प्रेजेंट किया है, टेक क्या बन रहा है अनुज इंडियन होटल्स पे? नहीं वीरू, आई थिंक सुबह एक डिटेल डिस्कशन हुई थी। आई थिंक सुबह 9 बजे वाले शो में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाए थे, टाइम कम बचा था, लेकिन 8 बजे वाले शो में मैंने डिटेल इस पर व्यू दिया था कि क्यों मुझे लगता है कि एक तो इंडियन होटल्स की जो पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स थी उसी दिन इसने ऑल टाइम हाई लगा दिया था। तो ये उस कैटेगरी के स्टॉक्स में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ में भी स्ट्रांग है और जिनके अर्निंग्स भी स्ट्रांग है। ठीक है, तो 2 पैरामीटर पर ये फिट बैठता है। तो क्लियरली आई थिंक आज सुबह हमने बात की थी कि 4 डिजिट का स्टॉक अब होने से शायद कोई रोके ना, क्योंकि इतनी वीक मार्केट में अगर ये आउट परफॉर्म कर रहा है तो आगे तो ये और ज़्यादा पॉजिटिव ही शायद आपको मुँह दिखाएगा। दूसरा, जैसा मैं आपको बता रहा था, सिंस मैं अभी एक हॉलीडे से होकर आया हूँ, मेरे ख्याल से इंडियन होटल्स, आई मीन ओवरऑल इंडियन होटल्स, नॉट जस्ट इंडियन होटल्स एज अ स्टॉक, ओवरऑल इंडियन होटल्स बहुत अच्छी शेप में है, क्योंकि टैरिफ हमारे यहाँ अब अगर आप पैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो हाईएस्ट टैरिफ्स में से होंगे होटल टैरिफ्स। मतलब साउथ ईस्ट एशिया वगैरह जैसी जो अच्छी एकदम काफ़ी अच्छी हॉलीडे डेस्टिनेशन है, उसमें जो 5 स्टार के रेट यहाँ है उससे 40 to 50% में अच्छे रूम मिल जाते हैं आपको। तो क्लियरली यहाँ पे अर्निंग्स दिख रही है मार्केट को। और जैसा आपने बोला, पहले आपने कहा कि चलिए कोविड के बाद रिवेंज ट्रैवल था तो इसके लिए शायद नंबर्स अच्छे आए, उसके बाद वर्ल्ड कप, उसके बाद G20, उसके बाद कुछ, लेकिन अब हम एक ऐसी स्टेज पे पहुँच गए जहाँ पे एक हायर बेस इफेक्ट पे भी इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मेरे ख्याल से बीरू। इसके लिए आई थिंक नॉट सरप्राइज कि आज इस तरीके का मूव आया। सुबह जो आपने कहा, हमने डिस्कस किया था बिग स्टॉक्स में, और मेरा ये मानना है कि ये क्लियर कट वर्डिक्ट है मार्केट का कि ये अब आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स भी हो सकता है विदाउट अ डाउट। बाकी एक बात तो अनुज सही कह रहे हैं कि होटल्स के रेट भारत में बहुत ऊंचे हैं। और अनुज, मैं लास्ट वीकेंड जब एक्सटेंडेड वीकेंड था हमारा, आप यकीन मानिए मैं हरिद्वार ट्रेवल कर रहा था। मैं सोचा 2 दिन के लिए कहीं ठहर के आऊँगा अपने दोस्तों के साथ। मैं ट्रैफिक का फ्लो देख के इतना घबरा गया था ना, मैं संडे की बजाय सैटरडे को ही निकल लिया। तो लोगों की जो घूमने की मतलब जो अब वो है ना, वाकई चरम पे है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं इतने साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं उस ट्रैफिक को देख के घबरा गया। मैं खुश हूँ कि इंडियन होटल्स, मैं खुश हूँ आप सैटरडे को ही निकल गए थे, क्योंकि अगर आप संडे को निकले होते और अगर बाई चांस कहीं फंस गए होते ना वीरू, तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि मैं भी नहीं था मंडे को। तो फिर हाँ, और तो इस वजह से, लेकिन खैर आई एम ग्लैड। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, आना है ज़रूर। बिल्कुल। ये बात अनुज ने अगर आप देखें एडिटर स्टेक में इंडियन होटल्स पे करी, और आपकी स्क्रीन पे इंडियन होटल्स एट डे हाई, एट ऑल टाइम हाई। अनुज बिल्कुल, चलिए अब एक काम करते हैं, अब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को वापस एक बार एड्रेस करते हैं, क्योंकि गौतम अदानी समेत 8 लोगों पर यूएस कोर्ट में रिश्वत और फ्रॉड के आरोप तय करने के बाद शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई। आज पूरा एक्सीडेंट ऑफ द डे बना ये ग्रुप। यतिन के पास चलते हैं और डिटेल में समझते हैं पूरी खबर। यतिन, गुड आफ्टरनून। अखिल, आज अदानी ग्रुप के शेयर्स की बात करें तो अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स और अदानी एनर्जी जैसे शेयर्स में 20% से ज़्यादा की इंट्राडे गिरावट आपको देखने को मिली। और ये मामला जाता है यूएस में, जहां एक कोर्ट ने
गौतम अदानी सहित 7 कंपनी के ऑफिशियल्स पे धोखाधड़ी और रिश्वत देने के मामले में जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑब्वियसली जो चार्जेस हैं वो फ्रेम हुए हैं, अभी तक कोई चार्जेस प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक कि अदानी ग्रुप का सवाल है, कोर्ट का ये कहना है कि करीब कंपनी ने $250 मिलियन यानी 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की लांच जो है सोलार और अन्य पावर प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। ऑब्वियसली अगर हम बात करें रिश्वत की तो मामला इंडिया टू इंडिया का है, उसके बावजूद यूएस कोर्ट में ये चार्जेस फ्रेम हुए हैं क्योंकि ये यूएस के निवेशकों से जुड़ी हुई काफ़ी अहम बात है, क्योंकि बहुत सारे अदानी ग्रुप के कंपनियों में यूएस इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है और करीब करीब $300 मिलियन के आसपास का यहाँ बेस केस आपको इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, जो लगभग 300 करोड़ रुपए तक चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है यूएस निवेशकों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके एवज में आपको ये कोर्ट केस फाइलिंग होती हुई नज़र पड़ रही है। हालांकि अदानी ग्रुप ने ये सफाई दी है कि यूएस का जो कोर्ट केस है वो बेबुनियाद है और जितनी भी लीगल चीज़ें करनी होंगी, जो भी कोर्ट में लड़ाई करनी होगी, उसके लिए ग्रुप सक्षम है और कानूनी कार्रवाई का पालन करते हुए आगे जो भी विकल्पों का एक्सप्लॉयटेशन करना होगा वो करेंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने सारे के सारे जो आरोप है इसका खंडन किया है। ओके, और आज कुल मिलाकर मार्केट कैप पर कितना हिट आया यतिन? तो एक बड़ा पैनिक आपने अदानी ग्रुप के शेयर्स में देखा। इनफैक्ट अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स में आज एक ज़बरदस्त डाउनटिक आपने देखा। कुल मिला के ग्रुप की इंट्राडे मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की कम हुई। इनफैक्ट 12 बजे जब डेटा हमने निकाला तब लगभग 2,65,000 करोड़ रुपए का नुकसान आपको अदानी ग्रुप के शेयर्स में दिखाई पड़ रहा था। उसमें सबसे ऊपर जो है अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में नुकसान देखने को मिला, लगभग 68,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ नीचे जाता हुआ नजर पड़ा। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन और अदानी पावर वो ऐसे शेयर्स हैं जहां कुल मिला के 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान आपको निवेशकों को जो है वो क्यूमुलेटिवली देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत इंट्राडे रिकवरी हुई है, लेकिन हाँ 2,50,000 करोड़ का नुकसान आप अदानी ग्रुप के शेयर्स में आज देख पा रहे हैं। ओके, चलिए शुक्रिया यतिन ना ये दोनों चीज़ें पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। नरेंद्र जी, इस पर कोई ग्रुप स्टॉक जो आप बाय करेंगे आज के पैनिक में? जी, हमारा अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे फिलहाल कोई कवरेज नहीं है, इसलिए बाय रिकमेंडेशन तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ओके, बिल्कुल। तो खैर इस पर तो कोई अभी बाय रिकमेंडेशन नहीं आ पाएगा, लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक्स गावा सर सबसे वीक कौन सा लग रहा है अदानी स्टॉक्स में? एक्चुअली सभी वीक लग रहे हैं। अडानी पोर्ट्स थोड़ा लगता था कि ये वीक है, लेकिन जो बाउंस मिला है उतना यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर सकते। लेकिन यस, अडानी एंटरप्राइज शायद यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है क्योंकि यहाँ पर बाउंस बराबर नहीं मिला है। 2400 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मेरे ख्याल से ये अब भी वीक है अडानी एंटरप्राइज। ये अभी वीक है। और अच्छा, कभी कभी हमें ना कोई चीज़ पर्सपेक्टिव में रख के देखनी पड़ती है। आज अनुज, मैं वाकई जिस चीज़ को देख के हैरान था, आज बाजार ने किस तरीके से लैच ऑन किया कोटक महिंद्रा बैंक को देखिए। जस्ट हम कोई किसी बाय कॉल में बात नहीं करते अनुज, एक सिंपली एक दिमाग अगर लड़ाएं, जो एक हमारा सेंस बन रहा था ना कि पोस्ट अर्निंग सीजन पीएसयूज के नंबर्स अच्छे हैं, क्या सडनली इस इवेंट के बाद, आज के इस इवेंट के बाद ये कोटक, ये एक्सिस, ये इंडसइंड बैंक, लेट्स फॉरगेट इंडसइंड बैंक, ये आज लग रहा है आज अनुज बाजार ने तो यही रिएक्शन दिया है ना। देखिए एक और चीज़ है, आप फेडरल बैंक देखिए, आज सुबह स्पॉटलाइट में मेंशन था वो फेडरल बैंक। आई थिंक मैं जो सुबह भी एक बात कही थी कि बैंकों के नंबर्स अच्छे आए थे इस पूरे क्वार्टर में। अगर एक सेक्टर स्टूड आउट करा तो वो प्राइवेट बैंक्स थे, एक्सेप्ट फॉर इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को छोड़ दें तो आप, और मेरा तो ये मानना है कि इवन पीएसयू बैंकों में जो आज गिरावट आई है ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है पीएसयू बैंकों का। ऑलरेडी एक्चुअली काफ़ी रिकवर हो गए। इंडेक्स सुबह 4.5% नीचे था वीरू, अब सिर्फ 2.5% नीचे रह गया, तो आधी तो रिकवरी ऑलरेडी आज हो चुकी है और भी हो जानी चाहिए। और प्राइवेट बैंकों में भी मेरा ये मानना है कि जहाँ पे नंबर्स अच्छे आए थे वहाँ पर आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी, जैसे कि फेडरल हो गया या फिर एक्सिस बैंक हो गया, एक्सिस के नंबर्स अच्छे थे। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक के केस में थोड़ा डिफरेंस है। आईसीआईसीआई बैंक के केस में शायद मार्केट को एक रिस्क लग रहा है कि आगे जाके बख्शी साहब वापस मतलब
और आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। प्लस FI सेलिंग थोड़ा सा इम्पैक्ट डालती है ICICI बैंक और HDFC बैंक पर, लेकिन रिकवरी है। और आई थिंक एक बार बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए ज़रा वापस। अब बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है एक बार फिर से इंट्राडे हाई निकालने के लिए। देखिए जो ओपन का हाई था उसको भूल जाइए आप, 50,652 पर जब आप खुले उसकी बात नहीं है। जो मिड में आपको हाई दिखाई दे रहा है ना, ये इस हाई की सिग्निफिकेंस है। ये करीब करीब 50,500 समथिंग पे था वीरू, एग्जैक्ट तो पता नहीं मुझे, लेकिन अब हम एक बार उसकी तरफ वापस बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो क्रॉस हुआ तो बड़ा पॉजिटिव होगा। मैं कह रहा हूँ अगर मार्केट यहाँ भी बंद हो गया ना, इस लेवल पे भी बंद हो गया तो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ब्रेड्थ सुबह थी, जिस तरीके का मिड कैप सुबह था और जिस तरीके का बैंक निफ्टी सुबह था, अगर आपसे कहा गया होता कि क्या ये वाले लेवल्स आप ले लेंगे, आपने दोनों हाथ से ले लिया होता वो, तो उस हिसाब से। लेकिन हाँ, रिकवरी आ रही है प्राइवेट बैंकों में अच्छी, ये एक अच्छी खबर है। अच्छा, और एक चीज़ अच्छी खबर है जो मार्केट के लिए, कि अच्छी खबरें वाले स्टॉक्स पर रिएक्शन है। जैसे इंडियन होटल्स है, इंडियन होटल्स में खबर अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, डे हाई पर है स्टॉक। UPL देखिए आप, UPL में सुबह हमने बात की थी बिग स्टॉक्स में कि खबर अच्छी है, स्टॉक को चलना चाहिए, आज वो चला स्टॉक और डे हाई पर है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ अंधाधुंध सेलिंग ही है, अगर अच्छी खबरें हैं तो वहाँ पे स्टॉक्स चल भी रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव खबर है मार्केट के लिए। जी हाँ, अर्निंग्स पे, अच्छी अर्निंग्स पे जो स्टॉक्स चले थे वो आज भी चल रहे हैं। जहाँ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है वहाँ पे स्टॉक्स अभी भी चल रहे हैं। और सही कहा अनुज ने, इंडियन होटल्स, फेडरल बैंक इसका एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत भी हैं, सूचक भी हैं। मीनवाइल थोड़ा सा IT पे रहते हैं। लुक एट निफ्टी IT करीब करीब 137-139 अंकों पर। भले ही आज निफ्टी IT हायर लेवल्स पर ना टिका हो, बट अपने की एवरेजेस को, या फिर मैं कह सकता हूँ कि क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज को होल्ड किया। सचिन, जरा एक बार आते हैं हम कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स विद इन IT। कोफोर्ज स्लाइटली ओवरबॉट है, बट नो डाउट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। आप LTTS को देखिए, आप परसिस्टेंट को देखिए, आप TCS को देखिए। कंफर्टेबली एक या दो वो स्टॉक्स जो IT स्टॉक्स को आप अभी भी चेज करना चाहें, वो कौन से होंगे? वीरेंद्र जी, डेफिनेटली कोफोर्ज तो नंबर 1 होगा ही, बिकॉज जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहा है रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वीकनेस, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर बरकरार है, प्लस जो एक रीसेंट फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, उसके भी प्रोबेबल टारगेट्स 84-80 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक हेडरूम अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 80 के आसपास अभी भी प्लेस किया जा सकता है। अगर थोड़े से डिक्लाइंस मिलते हैं तो अग्रेसिव पोजीशनिंग की जा सकती है 84-40 के लिए। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है, जो काफी वीक रहा था, इनफैक्ट वीकेस्ट विद इन दी IT पैक था, वो था TCS का। एंड TCS ने मुझे लग रहा है 4000 के आसपास एक अच्छा बेस बनाया था, वहां से एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस की शुरुआत मुझे लग रहा है हो रही है। तो आई थिंक ये दो पॉकेट्स पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कोफोर्ज में ये जो कंटिन्यूएशन है मुझे लग रहा है वो बरकरार रहेगा। एंड प्लस मुझे लग रहा है TCS में जो वीकनेस थी वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस यहाँ पर 4000 के आसपास नजर आ रहा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है एक लिफ्ट ऑफ हो सकता है 43-40 के लिए। जैम TCS आपकी प्राथमिकता है, 204063 पे अच्छा कर रहा है अकाउंट, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और इस वक्त निफ्टी IT में लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी है और मूव अच्छे हैं। अभी कुछ देर में हम एक स्पेस के बारे में और बात करेंगे, दैट्स आई थिंक टेलीकॉम। रिलायंस को देख लीजिए, चाहे आप भारतीय एयरटेल को देख लीजिए, और वो विषय जो सुबह अनुज और मैं डिस्कस भी कर रहे थे एडिटर्स टेक में कि आखिर इन स्टॉक्स के कोलैप्स होने का कारण क्या है। डायरेक्टर साहब जब असीम होंगे तो हम बात करेंगे उनसे। और देखिए, जुलाई में टैरिफ हाइक हुए थे और उस टैरिफ हाइक हुए इंडस्ट्री ने किया, लेकिन सही मायने में जो कस्टमर्स का उस पर रिएक्शन है वो बहुत टफ है। और वो इस बार के नंबर्स जो सितंबर की फिगर्स आई हैं वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करती हैं। असीम मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। असीम, सितंबर के स्टैट्स कहते क्या हैं, और थोड़ा भारी पड़ा इन कंपनियों के लिए वो प्राइस हाइक? जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ बढ़ाए थे। ये बढ़ोतरी प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों के अंदर हुई थी और 10% से लेकर के 25% तक टैरिफ बढ़े थे। तो उसका असर लगातार पिछले 3 महीने से टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर्स के ऊपर देखा जा रहा है। अगर मैं जुलाई महीने की बात करूं तो जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने करीबन 38 लाख ग्राहक गंवाए थे। और उसके बाद अगर मैं अगस्त महीने की बात करूं तो अगस्त में टेलीकॉम कंपनियों ने करीब 80 लाख ग्राहक गंवाए थे। और अब सितंबर का डाटा आज टेलीकॉम रेगुलेटरी ने जारी किया है, कंपनियों ने करीब 1 करोड़ ग्राहक
से ज़्यादा गवाए हैं। अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो भारतीय एयरटेल ने करीबन 14 लाख ग्राहक गवाए हैं, वोडाफोन आइडिया ने 15 लाख ग्राहक गवाए हैं, जबकि रिलायंस जियो ने 79 लाख ग्राहक गवाए हैं। और सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि इस वक्त ग्राहक जोड़ रही है, वो है सरकारी कंपनी BSNL। BSNL ने एक तो अपने टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की थी और दूसरा BSNL ने अपनी 4G सर्विसेज शुरू कर रहा है, तो इस वजह से कंपनी ने 8 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। तो जिस तरह से टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी की है, कंपनियां जो ग्राहक हैं वो या तो जो सस्ते ऑपरेटर हैं उनके ऊपर शिफ्ट कर रही हैं, या अपने जिनके पास 2 सिम्स थे वो सिम्स एक अपना सिम अपना बंद कर रहे हैं। तो आगे भी कंसोलिडेशन आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को समझाने के लिए। अनुज, सुबह बात हम कर ही रहे थे, अब देखिए हम रिलायंस से बात नहीं करेंगे अनुज, लेकिन भारतीय एयरटेल पे आपकी काफ़ी समय से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रही है। क्या इस टैरिफ हाइक के बाद जो कस्टमर का रिएक्शन अल्टीमेट है, उसके लिए कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, क्या इन कंपनियों को फिर अपने एक बोर्ड रूम में बैठ के इस प्राइस हाइक को एक बार समीक्षा करनी पड़ेगी? और ये जो सब्सक्राइबर्स जो घटे हैं, इस पे क्या व्यू क्या है इस वक्त, अब जिस तरीके से देखिए वीरू, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, व्यू कंस्ट्रक्टिव था, काफ़ी चले भी स्टॉक्स, बहुत सही रहा व्यू। लेकिन पिछले 1 महीने से मैंने एक थोड़ा सा व्यू अपना जो टेलीकॉम पे था उसमें थोड़ा कॉशियस हुआ था मैं, क्योंकि एक तो ये प्लस एक बार अगर वो स्टारलिंक वाला मामला आ गया तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो तो बहुत ही शायद हो सकता है सस्ता लेकर आएँ। लेकिन जो असीम ने बात कही ना टुवर्ड्स द एंड, उसको समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जियो और भारती ने जितने ग्राहक लूज़ किए वो सारे के सारे BSNL ने ऐड कर दिए, उनमें से कुछ BSNL ने ऐड किए, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री का लॉस हुआ है। तो वो जो कई बार हम 2 सिम रखते हैं, एक सिम सिर्फ एक बेसिक मिनिमम पे चलाते हैं, ठीक है ना, कि एक सिम बेसिक मिनिमम पे चल रहा है, दूसरा सिम जो है वो हमारा एक ऑपरेटिव सिम होता है। तो एटलीस्ट एक तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब 2 तो नहीं रखने वाला। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी है। जब पहली टैरिफ हाइक हुई थी, उसके बाद जो स्टॉक्स की री रेटिंग हुई थी, उसमें एक अजम्पशन आ गई थी कि अभी आगे ये और टैरिफ हाइक होती रहेंगी। आई थिंक अब इन कंपनियों के लिए यहाँ से और टैरिफ बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रोल बैक करेंगे, आई थिंक उसकी शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, ये मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। जो हर कोई ये सोच रहा था ना कि और 20-20, 30-30 रुपये अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक तो शायद क्वांटम एक ही बार में ज़्यादा ले लिया कंपनियों ने, वो थोड़ा सा अगर कम हाइक करते, उसके 2-3 महीने बाद एक और थोड़ा सा हाइक करते तो वो शायद रिलेटिवली बेटर रहता। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कंपनियों के लिए भी एक रूट शॉक रहा होगा। कंपनियों ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से हमारे ग्राहक कम होने शुरू हो जाएंगे। सब ने अज्यूम कर लिया था कि बस ये टैरिफ हाइक तो आप आराम से सिस्टम में ऑब्जर्व हो ही जाएगी, लेकिन नहीं, इंडिया काफ़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। आई थिंक अभी लोगों को समझ में आ जाएगा। ये एक और कारण है कि अब स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। एक तो भाई आप सब्सक्राइबर लूज़ कर रहे हैं, दूसरा जो आपने अपने बिजनेस मॉडल में प्राइसिंग कर लिया था कि अब आरपू यहाँ से या अगले साल इतने हो जाएंगे, उसके अगले साल इतने हो जाएंगे, उसके अगले साल इतने हो जाएंगे, क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं आपकी हर साल आप 25-30% टैरिफ बढ़ा देंगे। उस अजम्पशन पर मुझे लग रहा है कि अब मार्केट वापस रिवर्क कर रहा है कि शायद आगे जाकर वो इलास्टिसिटी उतनी नहीं है प्राइस की जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो शायद उनको रिवर्क करना पड़े उस पर। जी हाँ, तो ये है टेलीकॉम की सच्चाई। और देखिए सितंबर के आंकड़े रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। एक बार भारती के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। और शिल्पा जी, भारती पे आपका टेक इस वक्त ऑलमोस्ट 15-20 और मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद इस चैलेंजिंग फेज़ में आया है। मेरे ख्याल से भारती को मैंने 100 EMA को विज़िट करते हुए, वायलेट करते हुए शायद एक ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम इट वाज क्लोजर टू मई 2023 जब ये हुआ था। आपका टेक क्या कह रहा है? अभी पेन है यहाँ पर? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि थोड़ा टेक्सचर वीक की तरफ जा रहा है। यहाँ पे 1480 से 1460 के लेवल्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस के थ्रू एक ट्रेड ले सकते हैं। 1500 का पुट जो रफली अभी 11 साढ़े 11 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 6 रुपए का रखिए। ये व्यू सही जाता है तो आपको बहुत क्विक यहाँ पे गिरावट दिख सकता है, जहाँ पे ये लेवल आपको 18 से लेके 24 तक भी ट्रेड करते हुए मिल सकते हैं। भारतीय एयरटेल इस वक्त डीलो पे ट्रेड करता हुआ पेन है यहाँ पे। और मैं कुछ इंडिविजुअल पॉकेट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद क्योंकि 4 का चौका की तरफ भी बढ़ रहे हैं, एक बार लेके आइए एशियन पेंट्स। और मैं कुछ देर पहले जब अपनी स्कैनिंग कर रहा था स्टॉक्स की, उसमें
मानस खतरा था, वो जो प्राइस था ना इसका करीब करीब मेरे ख्याल से 2550 2560, जो कि आप समझ लीजिएगा कि पूरे पोस्ट कोविड एरा का लो था। एक तरीके से वो बेस था मानस, बहुत ही बड़ा बेस, जिसको इसने वायलेट कर दिया है फाइनली। मानस, आपका टेक क्या है? आपकी क्या शॉर्टिंग कैंडिडेट लिस्ट में अभी भी है ये? नवंबर के अंत तक आते आते क्या प्राइस टारगेट लेके चल रहे हैं आप? तो देखिए, पिडिलाइट में मैंने रिकमेंडेशन दिया था और सेकंड ऑप्शन मेरे पास एशियन पेंट्स ही था, क्योंकि 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट एशियन पेंट्स पे देखने को मिला था। और अगर आप मीडियम टर्म चार्ट पे देखें तो भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2600 2625 की रेंज में था, और वो सपोर्ट एक गैप डाउन में ब्रेक हुआ था। उसको देख के तो मेरा व्यू अभी भी काफी बेयरिश है। मेरा समझना ये है कि शायद हमें 2200 रुपए तक के भाव एशियन पेंट्स पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर है तो आपको जो टारगेट सेट करने हैं वो करीब 2350 2350 के आपको टारगेट सेट करने हैं। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं 2476 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये इस समय एशियन पेंट्स पर एक व्यू। मार्केट में बैंक निफ्टी वापस थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा एक जस्ट व्हेन इट लुक लाइक कि थिंग्स थोड़ा सा इम्प्रूव हो रही हैं, थोड़ा सा वापस एक नॉक आया बैंक निफ्टी में। और एक बार ज़रा स्टॉक्स देखते हैं किसने ये प्रेशर डाला है, ख़ास तौर से आखिरी के ये 10-15 मिनट में। एक बार ये तो खैर कंट्रीब्यूशन हो गया। एक बार SBI का ही इंट्राडे लेकर आइए आप ज़रा, इंट्राडे देखते हैं एक बार SBI का, और उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। इनफैक्ट अब आप देखिए तो वापस थोड़े से स्टॉक्स फिसलने शुरू हो गए हैं। एक बार अदानी एंटरप्राइजेस का इंट्राडे लेकर आइए, वो जो सुबह मतलब थोड़ी सी रिकवरी बन रही थी, अब वहाँ पर फिर थोड़ा सा स्लिप शुरू हुई है। वापस हम 20% डाउनटिक पर पहुँच गए हैं यहाँ पर। और उसके अलावा ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मूव्स नहीं है। उसके अलावा थोड़ा सा HDFC बैंक फिसला हायर लेवल से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन शिल्पा जी, एक स्टॉक देखिए, इन्फोसिस, पोस्ट रिजल्ट जो करेक्शन शुरू हुई थी, क्या ख़त्म हुई वो यहाँ पर? और क्या अब ये स्टॉक वापस थोड़ा सा हायर लेवल्स की तैयारी कर रहा है? जी बिल्कुल अनुज जी, अगर आप देखेंगे एज अ होल आईटी पैक में ही थोड़ा सा मुझे लगता है रिबाउंड आ रहा है, जहाँ पे इन्फोसिस मुझे लगता है अच्छा लेवल पे प्लेस्ड है। 1820 पे आप इसका एक इमीडिएट सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं, जहाँ पे 1860 से 1880 के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है इन्फोसिस में। इनफैक्ट आईटी पैक में आई एम वेरी बुलिश राइट। 1835 पे निफ्टी आईटी अभी भी मतलब लोअर ट्रेजेक्ट्री इस पे स्टेबल है, नॉट एग्जैक्टली वो जो सिमिलर ट्रेजेक्ट्री नहीं है जो सुबह की थी, बट फिर भी प्राइस एक्शन यहाँ पे ठीक ठाक है। और जहाँ तक स्ट्रक्चर्स जहाँ जो स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें अभी भी मेरे ख्याल से सबसे ऊपर जो स्टॉक्स है वो आईटी ही है। प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच इस कार्यक्रम में। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का, प्रशांत? जी वीर जी, गुड आफ्टरनून। मैं अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ रहना चाहूंगा। सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन यहाँ नजर आ रही है, ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट डे हाई। यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी होगा 10,830, 10,830 स्पॉट लेवल। मुझे लग रहा है यहाँ पे कंफर्टेबली 11,375, 11,400, 11,400 तक के लेवल नजर आ सकते हैं। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट। और ये सचिन जी का सुबह का कॉल भी था, ट्रेड जिसने अच्छा किया। मैं एक दो स्टॉक्स और ले लेता हूँ, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जो कि अब थोड़ा सा दिक्कत का सबब है जो यहाँ पे। अच्छा अमित जी, ज़रा मेरे ख्याल से लास्ट वीक आपसे एक बार आईटीसी पे मेरी बात हुई थी। एक सेंस मेरे को भी लग रहा था कि शायद आईटीसी जो है ना वो अपनी 200 डेमा को होल्ड कर ले, जो बाज़ार को एक कंफर्ट है यहाँ पे, क्योंकि इनका रेवेन्यू मिक्स थोड़ा एक टिपिकल एफएमसीजी कंपनी से डिफरेंट है। बट वो सिद्धांत भी काम नहीं आया, 200 डेमा ब्रीच हो गया। और अब आपका व्यू क्या बन रहा है? आईटीसी किस तरफ जा रहा है अब? जी वीरेन जी, डेफिनेटली आईटीसी ने एक अटेम्प्ट लिया था 200 डेमा से रिबाउंड करने का। इनफैक्ट परसों के सेशन में हमने यहाँ पे लगभग 472 73 तक के लेवल्स भी देखे थे, और मार्केट कोलैप्स के बाद इट हैड गिवन अप ऑल द गेन्स। 200 डेमा इसका ब्रेक हो चुका है। हॉरिजॉन्टल लास्ट सपोर्ट इसका लगभग 450 455 के आसपास है। वीकली सपोर्ट भी अगर वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। इन दैट केस इट इज हेडिंग फॉर 430 425 लेवल्स। तो व्यू बेरिश ही है। अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो एक स्ट्रिक्ट 461 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ज्यादा दिक्कतें यहाँ बढ़ेंगी जब ये 450 का लेवल तोड़ेगा।
ओके, चलिए अब आपको बताते हैं हमारा 4 का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। उसके बाद हम चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के सचिन जी के पास। प्रशांत जी से आज चार्ट का चमत्कार ट्रेड पिक करेंगे और उसके बाद मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी जी के पास चलेंगे। तो ये कुल मिलाकर 4 ट्रेड्स आपके लिए। शिल्पा जी, तो आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए इस समय का आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुजी, सस्ता ऑप्शन मेरा यहाँ पे HDFC AMC पे रहेगा। ये स्टॉक हमेशा 4150 4200 पे एक बेस बनाता है जहाँ पे क्विकली मूव करता है टुवर्ड्स 4500। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, तो यहाँ पे मुझे लगता है 40 to 50 एट द मनी का ही आप ले सकते हैं कॉल ऑप्शन, जो रफली अभी 57 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 30 का रखिए। व्यू सही जाता है तो ये आपको टुवर्ड्स 90 से लेके 110 130 तक भी मूव करते हुए दिख सकता है, वेरी क्विकली एंड वेरी इजी। ओके, तो ये इस समय HDFC AMC पर शिल्पा जी की कॉल लॉन्ग साइड पर। सचिन जी, क्या पिक किया आपने? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर सन फार्मा में जिस तरीके से रिवर्सल बना था 1760 के आसपास, पुट राइट ऑफ डे से उसे रिस्पेक्ट दिया था एंड आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से डेटा है ये बिल्टअप फ्रेश लॉन्ग्स का ही नजर आ रहा है एंड एक अच्छा ट्रेंड सीक्वेंस मुझे लग रहा है यहाँ पर अनफोल्ड होना चाहिए ऑन द बुलिश साइड। तो यहाँ पर 1750 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी सन फार्मा के फ्यूचर्स में 1830 के टारगेट के लिए। ओके, सन फार्मा आपका ट्रेड है। अब पकड़ते हैं यहाँ से दूसरा ट्रेड, चार्ट का चमत्कार। प्रशांत जी वो ट्रेड रिकमेंड करेंगे। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, अगर हम DLF की तरफ देखें, लोअर लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम बैक और एक हैमर फॉर्मेशन हो रहा है, हालांकि कैंडल एक्टिव है, बट मैं थोड़ा प्रीएम करना चाहूंगा क्योंकि सपोर्ट बहुत अहम लेवल पे 775 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 758 758। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 800 से लेके 810 810 के आसपास। ओके, DLF आपका एक कॉल है आपकी स्क्रीन पे 775 पे बाय कॉल। आज का प्रशांत जी का ट्रेड, चार्ट का चमत्कार। नरेंद्र जी, मिड कैप फंड क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, हमारा आज का पिक होगा मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। कंपनी के अगर रिजल्ट्स देखें तो डिसेंट रिजल्ट्स आए थे, एक्सपेक्टेशन के अनुसार आए थे, और जो इनकी न्यू यूनिट्स का जो रैंप अप है वो भी अच्छे से हो रहा है। और जो आगे आने वाली जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18 to 20% काइंड ऑफ ग्रोथ कंपनी इजीली मेंटेन कर सकती है। तो इसमें हमारा टारगेट होगा 1170 रुपीज। ओके, मैक्स हेल्थ केयर 990 पे आपका बाय कॉल है। ये आपकी स्क्रीन पे 4 ट्रेड्स आए थे। शुरुआत की थी हमने श्रृंखला की आज शिल्पा रावत जी के ट्रेड के साथ सस्ता ऑप्शन, और आपके स्क्रीन पे HDFC AMC का करीब करीब 4250 का कॉल फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 9120 विद स्टॉप लॉस ऑफ 30। अगला ट्रेड पिक किया गया सचिन जी के सौजन्य से आया वो, और सचिन जी ने पिक किया सन फार्मा फ्यूचर्स को। यहाँ पे आपको बिकवाली करनी है करीब 1830 के लक्ष्य के लिए 1750 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, या याद रखिएगा बेचना है इसको फ्यूचर्स को। और प्रशांत जी ने पिक किया DLF को। ये इनकी एक खरीदारी की कॉल है, 810 का लक्ष्य, 758 का स्टॉप लॉस है। और नरेंद्र सोलंकी जी ने अभी अभी आज का जो मिड कैप फंडा पिक किया वो आपकी स्क्रीन पे मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल सेगमेंट में। अच्छा नरेंद्र जी, ये मैक्स तो खैर आज आपने रिकमेंड किया, बट ओवरऑल अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, इन हेल्थ केयर स्पेशली स्पेस, इन एंटायर हॉस्पिटल स्पेस एंड डायग्नोस्टिक स्पेस, डायग्नोस्टिक की तो इस बार अर्निंग्स भी अच्छी रहीं, मोर स्पेशली ऑफ मेट्रोपोलिस, बट ये बास्केट भी अब काफ़ी बड़ी है। और क्या अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त हेल्थ केयर स्पेस में? जी बिल्कुल, डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर काफी अच्छा स्पेस है, और ग्रोथ की जो रनवे है वो भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो पेनिट्रेशन और जो हेल्थ केयर की जो स्प्रेड है अपने इंडिया के अंदर वो काफी स्कैंड है, खासकर टीयर 2 और टीयर 3 टाइप की सिटीज में। और अगर आप कैपेसिटी एडिशन देखो तो सारे ही हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट रैंपिंग अप मोड में है, और एवरी क्वार्टर कहीं ना कहीं न्यू बेड कैपेसिटीज लॉन्च हो रही है, चाहे वो मैक्स हेल्थ केयर की हो या फिर आप केम्स की देख लीजिए। तो डेफिनेटली अभी फिलहाल जो इंडस्ट्री ओवरऑल कैपेसिटी रैंप अप स्टेज में, तो आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी और कैपेसिटीज एडिशन दोनों इंप्रूव होंगे, वहीं पे ही हमको रेवेन्यू में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स काफी डिसेंट है इंडस्ट्री के लिए। ओवरऑल इंडस्ट्री
का जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली हम लोग ऑलमोस्ट 18 to 22% के आसपास ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ देख सकते हैं। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, आज का स्टॉक ऑफ द डे। अपसाइड पर, डाउन साइड पर तो खैर सब जानते हैं कौन सा स्टॉक ऑफ द डे है या स्टॉक्स ऑफ द डे हैं, लेकिन अपसाइड पर एक स्टॉक है इंडियन होटल्स। आज सुबह हमने इसकी बात की थी कि शायद ये स्टॉक आपको अब एक शानदार मूव और दिखाए। न्यू हाइस पर ये स्टॉक 2030 तक का एक रोड मैप जो इन्होंने दिया था, इस पर बात करते हैं। और मंगलम ने बात भी की थी एक्चुअली मैनेजमेंट से, आई थिंक ट्यूसडे को ये बात हुई थी शायद उनकी। तो ये जानते हैं कि क्यों मार्केट को इतना कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। मंगलम, वीक मार्केट में भी ऑल टाइम हाई पर स्टॉक, बताइए क्या पसंद आ रहा है मार्केट को? सबसे ज़्यादा तो लोगों को ये पसंद आ रहा है कि आजकल लोग जो खर्च करते हैं वो होटल्स की तरफ, वो ट्रैवल की तरफ, उनका जो सेक्युलर ट्रेंड है वो बन चुका है। और पिछले 5 साल में जो इंडियन होटल्स ने अपनी गाइडेंस दी थी उसे कंपनी ने हमेशा अचीव किया है, ना कि अचीव किया है, उसे ओवर अचीव भी किया है। तो इस बार लग रहा है कि जो उन्होंने 2030 की गाइडेंस दी है तो इसमें स्ट्रीट में काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस है। उन्होंने क्या कहा है कि कंपनी 2030 तक जो अभी 350 होटल है उनके 700 होटल हो जाएंगे। 7,500 करोड़ अगर समझिए इस साल का रेवेन्यू होगा तो वो 2030 तक 15,000 करोड़ हो जाएगा। और एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो उनके जो मैनेजमेंट फीस है, जो ज़्यादा मार्जिन देते हैं, वो 1,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे। और एट द सेम टाइम जो जिंजर, आमा स्टेज, क्यूमेन, सिलेक्शंस जैसे नए ब्रांड्स हैं वो 30% के ग्रोथ से अगले 5 साल तक कंपाउंड होते रहेंगे। और जो अभी का बिजनेस है वो 75% टोटल उनके मिक्स में होगा और नए बिजनेसेस 25% होंगे। तो ये सारी चीज़ें, डाइवर्सिफाइड जो व्यू कंपनी ने दिया है वो लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके पहले भी लोगों को अच्छा लग रहा था। अगर आप पिछले 8-10 सेशन में देखें तो निफ्टी शायद 1,000-1,200 पॉइंट नीचे है, इंडियन होटल्स उसी पीरियड में 15% ऊपर है। आज ब्रोकरेजेस ने भी लिखा है, जेफरीज ने जैसे अपना टारगेट प्राइस है वो बढ़ा दिया है, 900 रुपये कर दिया है। यही कहा कि पिछले बार जो कंपनी ने कहा था उसे अचीव कर दिया, तो अब जो अगले बार कह रहे हैं वो भी काफ़ी बिलीवेबल लग रहा है। और अब जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने गाइड किया है वो कहता है कि हर हफ्ते एक नया इंडियन होटल्स का होटल खुलेगा 2030 तक। ऐड टू दैट मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है कि जो उनका ROCE टारगेट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टारगेट, वो 15% से 20% कर दिया है। तो उनके बैलेंस शीट के लिए काफ़ी अच्छा है। कंपनी के पास 2,400 करोड़ कैश भी है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जाते जाते मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि ऑल्दो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बूम में है, ये स्टॉक आज की तारीख में करीब 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मैनेजमेंट ने कहा कि 15,000 करोड़ उनके FY30 की रेवेन्यू होगी। अज्यूम करें कि मार्जिन सिमिलर हो, 5,000 करोड़ एबिटा करें, तो स्टॉक फिर भी FY30 फॉरवर्ड EV टू एबिटा पे 20 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो एट सम पॉइंट वैल्यूएशंस इंडियन होटल से कैचअप करेंगे, बट अभी स्ट्रीट को अच्छा लग रहा है तो इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड क्वार्टर सीजनली भी इंडियन होटल्स के लिए काफ़ी स्ट्रांग है। बिल्कुल। वैसे भी ऐसे ग्रुप की कंपनी है जहाँ पे प्राइस मल्टीपल्स पहले भी हाई रह चुके हैं, और रिसेंट एग्जांपल ट्रेंड था जहाँ पर भी मार्केट ने काफ़ी ज़बरदस्त प्राइसिंग कर लिया था एक्शन। बट मंगलम, शुक्रिया इस पूरी जानकारी को शेयर करने के लिए। 785, 786 पर इस समय इंडियन होटल्स का स्टॉक का। इस पर सचिन, हमारी सुबह भी बात हुई थी वैसे। अब नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट्स क्या होंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से? अनुज जी, यहाँ पर क्लियरली जो स्ट्रेंथ इसने डिस्प्ले की है, प्लस एक जो ब्रेकआउट हुआ है एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से, उसके प्रोबेबल टारगेट्स पैटर्न वाइज तो 830 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है वहां तक की क्लैरिटी मोमेंटम में जरूर है। अभी भी अगर थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट हो जाता है 770 से लेके 800 जोन में, तो आई थिंक ये ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चर के लिए काफी हेल्दी होगा। सो अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है रिटेन करनी चाहिए। अगर डिक्लाइन होते भी है तो आई थिंक 762 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड किए जा सकते हैं 835 के टारगेट के लिए। ओके चलिए, एक और चीज़ मैं देख रहा था बीरू, मेरी नज़र जा रही है बार बार अल्ट्राटेक सीमेंट और ग्रासिम पर। आई थिंक ये शायद एक लॉजिकल मूव मार्केट की तरफ से हो कि अब अगर अंबुजा और ACC पर इतना प्रेशर है तो उसका कुछ हद तक फ़ायदा शायद कंपटीशन को मिलेगा यहाँ पर। और ये बात तो बार बार हुई है कि इस समय ग्रुप जो हमारा इकॉनमी है उसमें 2 लार्ज प्लेयर्स हैं। एक तरफ अदानी ग्रुप है, उनके अंबुजा और ACC। एक बार अंबुजा और ACC भी दिखा दीजिए। अंबुजा और ACC हैं, और दूसरी तरफ आदित्य बिरला ग्रुप है जिसका सबसे बड़ा एसेट ऑब्वियसली अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो एक शायद एक मार्केट को एक सेंस बन रही हो,
लेकिन इसमें एक चीज़ है, जिस तरीके से एसीसी लोअर लेवल से रिकवर हुआ है वो थोड़ी सी होप देगा लोगों को कि अगर अदानी, पिछली बार भी आपको याद होगा यही हुआ था जब आई थिंक बजट वाले दिन में हमारी बात हो रही थी, लोगों से हमने पूछा भी था कि अगर कोई विद इन अदानी ग्रुप अगर कोई एक स्टॉक पिक करना होगा, आई थिंक राहुल अरोड़ा से बात हुई थी, उन्होंने भी एसीसी की बात की थी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से काफ़ी सही है वो। लेकिन जो आज अल्ट्राटेक पे व्यू आया है, अल्ट्राटेक पे जो मूव आया है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट को लग रहा है कि ये शायद यहाँ पर एक बेनिफिशियरी हो, बिकॉज दूसरे ग्रुप में इस समय दिक्कत चल रही है मेरू। जी हाँ, तो आप अनुज ने जो समझाई आपको बात, आपको आई होप समझ में आ गई होगी। सिक्का उछालिए, हेड नहीं तो टेल्स। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू जो आज मजबूत है, दूसरा पहलू जो आज कमज़ोर है। अल्ट्राटेक सीमेंट 10,959 पे डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। मेरे स्क्रीन पे इस वक्त ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग अल्ट्राटेक सीमेंट में, ऑल स्ट्राइक्स क्लोजर टू आई थिंक 11,400, 500, 600 सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। ये आपका ट्रेड भी था, सचिन प्रशांत का भी ट्रेड था। सचिन, कोई कॉल ऑप्शन अभी भी चेस करने लायक लग रही है आपको इसमें? वीरेंद्र जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है 10,800 का जो कॉल ऑप्शन है या 11,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो अभी भी यहाँ पर चेस किया जा सकता है, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर में काफी अच्छा बदलाव हुआ है। इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे एक काइंड ऑफ डबल बॉटम होने का प्रयास हो रहा है। जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जल्द लग रहा है कि 11,350 के आसपास का जो लेवल है ये भी शायद ये ब्रेक कर दे, जिस तरीके से इसके आरएसआई की मूवमेंट है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी 10,800 या फिर 11,000 का कॉल ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। फ्यूचर्स के लिहाज से प्राइस एक्शन मुझे लग रहा है जब तक 10,900 के ऊपर स्टेबल है तब तक इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि 1 से 2 दिनों में ही ये पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड हो जाए। ये बात होगी अल्ट्राटेक सीमेंट की, और उसके बाद एक स्टॉक लेके आइए जिसमें एक नया फियर ऑफ कोलैप्स है। मैं देखा था चार्ट यहाँ पे, जरा प्लीज़ आप रखिएगा बजाज ऑटो का चार्ट। शिल्पा जी, आपकी रीडिंग क्या है? बजाज ऑटो, आई मीन ये आउटलुक कल के लिए है या फिर इस सीरीज़ के लिए, रेस्ट ऑफ द डेज के लिए है? ये प्रश्न मैं इसलिए पूछा था ये शिल्पा जी, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ में नवंबर में इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉर्टिंग थी। मैं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार डैमेज शुरू हुआ है इस सीरीज़ में 100 डेमा से 200 डेमा तक। इनफ शॉर्ट्स भी है। अगर 200 डेमा ब्रीच हुआ तो प्रोजेक्शन क्या है बजाज ऑटो में आपका? अभी हमने देखा है इस बार स्टॉक्स 200 डेमा तोड़ के भी वहाँ से भी 3-3, 4-4, 5-5, 10-10% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये ठीक और बजाज ऑटो? वीरेंद्र जी, अगर आप बजाज ऑटो के ऑप्शन चेन को देखेंगे तो 9500 ये जो स्ट्राइक है ये बहुत एक्टिव है। यहाँ पे पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड रहते हैं। तो यहाँ पे इनफैक्ट लास्ट वीक हमने इसमें बाय कॉल दिया हुआ था, जहाँ पे ये इसी लेवल पे, जहाँ पे हमने टुवर्ड्स 97, 9800 एक पुल बैक आ सकता है, इसको एंटिसिपेट किया था, जो अच्छे से प्ले आउट भी हुआ। तो अगेन अभी ये ऐसे लेवल पे है कि जहाँ पे मैं इमीडिएटली शॉर्ट रिकमेंड नहीं करूंगी। ये 9400 के नीचे फिसलता है तो डेफिनेटली या विंडोज ओपन हो जाते हैं फॉर 9,000 लेवल्स। अदरवाइज मेरे लिए स्टिल एक यहाँ पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट रहेगा कि यहाँ से अगर ये टर्न अराउंड होता है देन अगेन टुवर्ड्स 9700, 9800 आपको ये प्ले करते हुए मिलेगा। तो अगर कोई रिस्क टेकर्स हैं तो आप यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं, 9400 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जा सकते हैं, बट ये टाइट स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे फिसलते ही स्टॉक में वीकनेस आ जाएगा। जी, बजाज ऑटो वाकई, और स्टॉप लॉस जो आपको गौर मतलब बताया यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा शिल्पा जी, उस पर गौर फरमाइएगा। और एक इसी स्पेस का स्टॉक जिस पे मानस ने बहुत अच्छी कॉल ली थी, मतलब शॉर्ट कॉल ली थी, वो था बजाज फिनसर्व। और मानस, मैं ये जानते हैं जो शिल्पा जी से मैंने बजाज ऑटो का प्रश्न किया, वो मेरा मनोबल ये प्रश्न पढ़ने का बजाज फिनसर्व को देख के बढ़ा। अब आप देखिए यहाँ 200 डेमा के तोड़ने के बाद 13 नवंबर को ये लगभग 130 रुपये का स्विंग विद इन नो टाइम आया है। आपका व्यू क्या कहता है बजाज फिनसर्व में? अब क्या ये जो मल्टी ईयर बेस है, मल्टी मंथ बेस है, वो भी टूट सकता है क्या मानस? तो देखिए, जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं दोनों स्टॉक के, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के, मेरा समझना है कि 1525 तक के भाव तो बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं बजाज फिनसर्व में। लेकिन ध्यान रखिए, अगर 1525 ब्रेक हुआ तो आपको 1450 बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। स्ट्रक्चर दोनों के वीक है। अगर आप ट्रेडर हैं तो बजाज फाइनेंस पे एक बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक शॉर्ट पोजीशन आपने बजाज फिनसर्व पे बनाई हुई है तो उसको होल्ड करना चाहिए। वहां पर आप केवल स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1600 रुपए के ऊपर लगा ले
पोजीशन में बने रहें कम से कम 1525 के टारगेट के लिए। ओके, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो पे ठीक था। निफ्टी जस्ट का तस वही 23,339 की ट्रैजेक्टरी में, और बैंक निफ्टी हायर लेवल से रिट्रेस हुआ, बट स्टिल 5309 पे ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जब लौटेंगे तो ब्रेक से आने के बाद मेहरबून ईरानी हमारे से जुड़ेंगे। आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में CNBC आवाज़ पर रहेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलिए, अब मार्केट की इस करेक्शन पर क्या करना है, लॉन्ग टर्म व्यू क्या होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है इस मार्केट में, क्यों मार्केट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है? हर लेवल पर जब लगता है कि चलिए अब शायद थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, मार्केट नया लो लगा रहा है। अनुज जी, देखिए, आई थिंक अर्निंग्स के बारे में काफ़ी लोग बोल चुके हैं, आप बोलते आ रहे हैं कि अर्निंग्स हैव नॉट बीन सपोर्टिव ऑफ द मार्केट। हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि द मेन कंसर्न आर डोमेस्टिक फैक्टर्स एंड दैट इज द अर्निंग फैक्टर। लेकिन हमें 2-3 बात एक्सेप्ट करना चाहिए। एक है कि ये जो स्लो डाउन की हम लोग आज जो बात कर रहे हैं, ये स्लो डाउन पिछले 2-3 महीने का नहीं है, एट द मैक्रो लेवल करीबन 1.5-2 साल से है। आई थिंक कहते आ रहे थे कि क्या घाई है खरीदने में, लेकिन मार्केट बढ़ते जा रहा था, और जब भी मार्केट बढ़ते जा रहा है वो कॉकटेल, वो धमाल होती है। आई थिंक पीपल इग्नोर इट, आई विश टू इग्नोर इट। देखते थे कि स्लो डाउन आ रहा है, लेकिन किसी को परवाह नहीं था। और आज जब भी मार्केट्स नीचे जाने लगे, पीपल आर अगेन टॉकिंग वेरी लाउडली कि देयर इज अ स्लो डाउन। एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट्स ऑलवेज ओवरशूट ऑन द अपसाइड एज वेल एज द डाउन साइड, और डाउन साइड में क्या लेवल आएगा ऑनेस्टली किसी को पता नहीं है। इधर अटकेगा कि 22,800 आएगा कि 21,000 आएगा, किसी को आज की तारीख में पता नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आई थिंक आपको एक गाड़ी कोई भेंट करता है कि 200 किलोमीटर की स्पीड पे जाता है, वो बम्बई के रोड पे आप ज़्यादा में ज़्यादा सुबह उठ के फ्लाईओवर पे जाएंगे, और शायद आप 2, 3, 4, 5 सेकंड के लिए चलाएंगे, और फिर से आप धीमी स्पीड पे आ जाएंगे। उसी तरह ये मार्केट है, कहीं पर आपको एक बॉटम बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा काफ़ी सारे स्टॉक्स वुड बी हायर देन वेयर द मार्केट हैड गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी। ये हमेशा होते आ रहा है, ये आज भी होगा। तो मेरा कहना ये है कि आई थिंक द स्टॉक्स विच यू शुड बी यू वांटेड टू बाय, I think keep a level and go and buy. Don't try to talk too much about the Nifty. Don't try to think too much about the Nifty. क्योंकि आज भी मैं आपको एटलीस्ट 15-20 अच्छे बड़े मिड कैप्स बता सकता हूँ which are higher than where they were when the Nifty was say 25,000. तो भले निफ्टी 1,500 पॉइंट घट गया है तो स्टॉक्स आर हायर। द पॉइंट इज इट्स अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द बॉयज जो रोज आके पैसे कमाते थे, रोज आके स्टॉक्स बाय करते थे, रिकमेंडेशन भेजते थे इधर उधर, और आज द डिफरेंस इज बिटवीन द बॉयज एंड द मैन। नाउ यू शुड नो व्हाट यू आर बाइंग। और अगर आपको लगता है ये स्टॉक यहाँ से सिर्फ 5% घट सकता है, लेकिन बढ़ने में 40-50% बढ़ सकता है अगले 6-9 महीने में, जस्ट गो एंड बाय। Certain sectors virtually are untouchable, like I would not recommend anything in solar, anything in EV, anything in consumer durables, anything in microfinance. लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न मेरे सामने है, आपके सामने है, हम वी आर नॉट डिस्कसिंग इट, डिस्पाइट a deeply oversold market, there is no bounce coming. Now, this honestly is a little bit dangerous. Capital is leaving the country. हमें understand वो भी accept करना चाहिए. और concern ये है अपना dollar index is around 106.5. Do you really expect FIs to come and buy into India in a hurry? Answer according to me is no. Currency risk is a bigger risk for India. कल Donald Trump imposes tariffs. What happens to our rupee? Does it go to 88, 89, 90? And if that happens, what happens to capital flows? Another concern is on the Chinese front. The renminbi devaluation is a matter of time according to me. The central bank in China has been hinting it. जो पकड़ के रखा था वो लेवल को छोड़ा है, कल ऑफिशियल डिवेल्यूएशन अनाउंस हो जाता है चाइना से। we don't know what's going to happen. So there are major concerns here and there. तो लेवल डिफाइन करना, it can be anything. Today we could have bottomed out, I don't know. But the point is there are stocks which are coming your way. उसको अगर आप पसंद करते हो जाके खरीदिए. Don't bother too much because that only increases our stress level. मेहरबून जी, अदानी ग्रुप की बात करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आज उसकी बात करना लाजमी है।
आज जिस तरीके का रिएक्शन आया है मार्केट में, क्या ये स्टॉक्स वापस यहाँ से फिर बेतहाशा गिरेंगे या आज यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? नहीं, आई थिंक अपॉर्चुनिटी कहना आई थिंक वुड बी अ गैम्बल अकॉर्डिंग टू मी, बट मुझे डिफॉल्ट बिफोर जो बैंक स्टॉक्स को आज हुआ है, आई डोंट थिंक दिस मार्केट इज रीडिंग टू मच इनटू इट. रही बात अडानी के बॉन्ड्स की विच आर ग्लोबली लिस्टेड, दोज कम डाउन शार्पली. Somewhere the big mutual fund which is holding Adani will have to possibly sell Adani, क्योंकि पेंशन फंड के पैसे अगर आपके इन्वेस्टेड है अडानी के स्टॉक्स में, you cannot do it once the group or the company is indicted or the Department of Justice in US. So there could be pressure which could continue for some more time to come. फंडामेंटली अगर आपको क्लैरिटी कभी था ही नहीं मोस्ट ऑफ द कंपनीज के बारे में, तो साइड में रखिए. अगर आपको क्लैरिटी था तो समवेयर यू वे पॉसिबली वेर यू फील द सेलिंग इज एबेटिंग, समवेयर यू कैन गो एंड टेक अ स्मॉल, आई वुड नॉट यूज द वर्ड पंट, small investment. You can definitely do it in a stock like say Adani Ports type of thing. But as of now, I think the fear is absolutely high. The decibel level is very high. तो अभी के लिए मैं नहीं कहूँगा कि one should be in a hurry to buy, because we don't know as to where the fall will stop. It could happen tomorrow. I could go wrong, but clarity नहीं है तो I don't think on a mass media on a powerful channel like you I should go and say कि काफ़ी करेक्ट हो चुका है, काफ़ी गिर चुका है, ultimately hopefully कुछ ज़्यादा होगा नहीं, जाके खरीदिए. I don't think it's fair on my part to comment that way. अच्छा, मैं वो नमस्कार वीरेंद्र बोल रहा हूँ. आज की ये टॉप गेनर्स की परसेंटेज गेनर्स की स्क्रीन एक चीज़ तो बिल्कुल सही और वही कह रही है जो कुछ देर पहले आप कह रहे थे. जहाँ कंज्यूमर बिहेवियर, जहाँ पे आपके टारगेट आई थिंक कस्टमर का बाइंग पैटर्न आपके फेवर में है, जहाँ अर्निंग स्ट्रॉन्ग थी, वो बाज़ार उसको अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है. और फॉर इंस्टेंस इंडियन होटल्स, आप देखिए ना क्या गज़ब के नंबर्स, क्या विज़न प्रोवाइड किया है कंपनी ने. आपका व्यू होटल्स पे, इंडियन होटल्स पे, या फिर कोई और मिड कैप में शुमार होटल कंपनी? आई थिंक नमस्कार वीरेंद्र जी. आई थिंक आप हमेशा मुझे FMCG के बारे में भी पूछते थे. आई थिंक यू हैव अ डीप स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर. और मैं कहता था गाय क्या खरीदने को. आई एम टॉकिंग ऑफ FMCG. द रीजन इज पब्लिक भूल जाती है. वी टॉक ऑफ कंजम्पशन इवन इफ इट डजंट स्लो डाउन. FMCG कंपनीज जो लिस्टेड है मार्केट में, आई थिंक द ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू हैपन एट द सेम पेस. नंबर वन मेन रीजन इज मोर एंड मोर ब्रांड्स आर कमिंग इनटू द मार्केट. कपल ऑफ मंथ्स अगो आई वाज इन सिंगापुर. वहाँ पे इंडियन डिपार्टमेंट स्टोर में आई सो एटलीस्ट 20 ब्रांड्स ऑफ बिस्किट्स ऑल मेड इन इंडिया, अलग अलग. पहले 15 साल 20 साल पहले तो ओनली पार्ले, ब्रिटानिया, सनफीस्ट और 2 or 3 other names. So there is a big choice which consumer has. Same happens in consumer durables. So there is a challenge. Now coming back to your question, according to me, I'm again repeating it. There are quite a few stocks today. आपने इंडियन होटल्स की बात की. मैं राह देख रहा हूँ कि वो स्टॉक 5-10% घटे और मैं जाके खरीदूँ. रोज देखता हूँ उसको. आपने बिल्कुल ठीक परखा. जब इंडियन होटल्स का नाम दिया मेरे चेहरे पे हंसी आ गई, बिकॉज दिस इज द स्टॉक विच आई वुड लाइक टू बाय, especially after the management commentary post this wonderful results which the company has announced. स्टॉक करेक्ट होता नहीं, करेक्ट होगा, इट्स अ स्टॉक टू बाय. और होटल सेक्टर के बारे में आई थिंक ट्रैवल टूरिज्म इज स्टिल रूलिंग वेरी गुड इन इंडिया. पीपल आर स्टिल स्पेंडिंग मनी, स्पेशली पीपल हु आर इन द अपर मिडिल क्लास एंड एलाइट क्लास. आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू. और अगर आप मुझे दूसरा एक स्टॉक पूछे जो मैं अनुज जी को बोल रहा था कि क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स व्हिच आर हायर देन व्हेन दे वर निफ्टी वाज 25,000, लाइक ताज GV के होटल्स. टाटा की है इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर आप देखो तो आई थिंक इट इज रूलिंग एट द लास्ट 4 months हाई राइट नाउ. एंड लुक एट द नंबर्स, लुक एट द वैल्यूएशन. इज अनदर ग्रेट स्टॉक टू बाय. क्लियर डिस्क्लोजर, आई एम पर्सनली इन्वेस्टेड इन इट. एंड येस, इंडियन होटल्स इज ग्रेट. आई वांट टू बाय इट. That is another disclosure which I am stating right now. So I think hotel sector is another good wicket. There are sectors like जैसे मैंने कहा solar, EV, consumer durables, microfinance थोड़ा दूर रहना चाहिए. But there are sectors where if you feel the stock is at a good value right now, go and buy it. Nifty may fall 1,000 points, who knows? Nifty may not fall, who knows? But those stocks are today giving you an opportunity. And if you keep thinking कि 21,000 आएगा, 21,500 आएगा, these stocks will come down, go up, and you will miss the bus. अच्छा, वही बात मेहरबान, अगर इसी स्पेस में इसी अप्रोच के तहत एक स्पेस और जोड़े जहाँ पे
प्राइसिंग कोलैप्स नहीं हुई, या फिर मैं अगर 2021, 20 या 19 की तुलना में देखूँ तो प्राइसिंग बेटर ही हुई है, वो है हेल्थ केयर में सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स जो कि अधिकतर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक में प्राइसिंग पावर धीरे धीरे लौट रही है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं एंड टेस्ट पर क्लाइंट, वो भी मैं जब मैनेजमेंट से इंटरेक्शन करता हूँ तो वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। मेट्रोपोलिस से बातचीत कर रहा था मैं डॉक्टर लाल पैथलैब से बात कर रहा था। इज़ दैट सेम रूल अप्लाइज टू हेल्थ केयर एज वेल, आई मीन डायग्नोस्टिक एंड हॉस्पिटल? और आपके प्रेफर्ड स्टॉक क्या हैं इस वक्त इसमें? 100% yes. I think इसमें भी I know some good people जिसने थोड़ा unwind किया ओवरऑल मार्केट को देखकर, बट ये स्पेस भी I think yes we have identified it correct. After hotels, healthcare should be another good opportunity for investors. प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी काफ़ी सारे स्टॉक्स आर रोलिंग एट देयर हाइज, और आपने अगर स्टॉक्स के बारे में पूछा तो the two stocks which I like, unfortunately I'm not able to buy them like Indian hotels because they're just not reacting. One is Artemis and one is Yatharth Hospitals. I think at the present level मन होता है खरीदने का, लेकिन सोचते हैं कि अभी इन लोग की साइज छोटी है, हॉस्पिटल की साइज भी बढ़ेगी, बट द वैल्यूएशंस कंफर्ट इज नॉट देयर एट द स्केल एट विच देयर ऑपरेटिंग टुडे। अल्टीमेटली दोनों स्टॉक को ऊपर जाना है, दैट इज क्लियर। So I would say one belongs to the Apollo group. Apollo Tyres group is Artemis. Yatharth also is a fairly good name. But these are names which will only keep on growing. But आज के लेवल पर वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़े कम है. So if there is an opportunity to buy with a small correction, just go and buy it. Whether the Nifty at that time is 22,000 or 23 or 24,000, don't care about it. So yes, this is another good space like hotels. Thank you very much for pointing it out. केमिकल्स में क्या व्यू बन रहा है मेहरबून जी? अब कुछ बॉटमिंग आउट के साइंस तो दिखे हैं यहाँ स्टॉक्स में। I think अनुज जी लास्ट टाइम भी जब भी मैं था मैंने कहा था कि दिस इज वन स्पेस आई लाइक बट सिलेक्टिवली। Specialty chemicals, according to me, is providing a good opportunity, but the best sector among chemicals indirectly would be pesticides and agrochemicals. Interesting names आए हैं, I think मैंने आपके चैनल पर ही रिकमेंड किया था शारदा क्रॉप, which is ruling it as all time high. I'm not recommending at this price now, but there is another name like a Bharat Rasayan, which is around 11,000 rupees. और जो डेवलपमेंट्स हो रहे कंपनी में, आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ दिस इज अ डबलर फ्रॉम ईयर ओवर द नेक्स्ट 2.5 years. Specialty chemicals में भी there are some interesting names cropping up here and there. So on the whole, if you know what specialty chemical stock to buy, I think, or a pesticide stock to buy, I think this is a pocket where investors should be looking at from the angle of buying. ओके अच्छा साहब, मेहरबानी जी से बातें करते रहेंगे अभी, मतलब एक प्रश्न और लूँगा मैं उनसे, लेकिन उससे पहले अगर आप निफ्टी को एक बार टिक बाय टिक चार्ट पे देखें तो निफ्टी थोड़ा सा और रिकवर होकर करीब करीब 23,361 के स्तर पे आया है। तो जो रिकवरी मोड है वो कायम है और अब करीब करीब 23,358 पे। अच्छा मेहरबानी जी, आखिरी प्रश्न पॉसिबली यहाँ पर, कुछ देर पहले अनुज और मैं बात ही कर रहे थे और जो फैक्ट अनुज ने शेयर भी किया, आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो डिप है, और हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश में और हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ये दो ग्रुप्स होल्ड करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट को, ग्रासिम को आप इस वक्त कुछ एडवांटेज देंगे क्या? एंड स्पेशली कंसिडरिंग कि शायद माइट बी आफ्टर आई थिंक स्लो FY25, 26 सीमेंट के लिए थोड़ा सा बेहतर रहे इस प्रोस्पेक्टिव से। आई थिंक अगर आप लॉन्गर टर्म से पूछे तो येस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कमिंग अप इन सीमेंट। पहले ध्यान में रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अभी बिकम पब्लिक नॉलेज, गवर्नमेंट ने ज़्यादा स्पेंडिंग किया नहीं पहले 6-7 महीने में करंट ईयर। जो बजटेड फिगर था उससे काफ़ी नीचे 30-35%, लेकिन गवर्नमेंट इज नाउ स्पेंडिंग मनी। लैग इफेक्ट के बाद इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। दूसरा बात सीमेंट के बारे में, मुझे याद है 3-4 महीने पहले किसी ने पूछा था, हर्षदा ने पूछा था, किसी ने पूछा था, मैंने कहा था कि दिस क्वार्टर कुड बी द वर्स्ट क्वार्टर फॉर द सीमेंट सेक्टर। आई थिंक वो हो गया, हिस्ट्री हो गया, मार्केट अपने से होशियार है और मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया था। तो कहीं पर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी बट फ्रॉम द लॉन्गर टर्म एंगल। वीरेंद्र जी, एक बात मैं आपको कहूँगा कि ये मार्केट में कैश इज किंग एट द मोमेंट एंड यू हैव टू लर्न टू डिप्लॉय इट। Should I deploy in hotels? Should I deploy in hospitals? Should I deploy in pesticides? So this is a market in which जो sectors आपको पसंद है, individual stocks जिसकी cash flow अच्छी है, numbers were good, and they have corrected from the higher levels by 10, 20, 30%. I think go and buy them. So coming back to your question, I think yes, cement according to me अगर longer term angle से सोचे
So Ultratech would be a good bet. Somewhere I feel, if you're asking me, even Kombucha at this present price or ACC at this present price are not very bad. Because अगर आप ऊपर से देखो तो the stocks have corrected nearly 40-45%. और यहाँ पे एक opportunity बनती है cement में. The question is whether you buy Ultratech, whether you buy ACC or an Ambuja cement, it's all an investor's choice. But longer term, I like cement now after being underweight for maybe more than 1 year. चलिए मेहरबान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज और आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई आज हई सेक्टर्स को लेकर, स्टॉक्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबान। अब एक काम करते हैं, रणनीति पे आते हैं आज की। अनुज, प्रैक्टिकली अनुज, अगर हम एक अपनी आज की ट्रेडेबल रेंज को देखें ना, तो हम शायद डे हाई पर आ रहे हैं प्रैक्टिकली, हैं? नहीं, बिल्कुल। क्या अप्रोच रहेगी कल के लिए? देखिए वीरू, निफ्टी पर मैं अभी भी कहूँगा स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें, अभी भी कोई पोजीशन कैरी ना करें निफ्टी पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। मार्केट आपको डे ट्रेडिंग में मौके दे रहा है ना, फिर क्यों बेकार में ज़बरदस्ती का रिस्क कैरी करना है? तो इसके लिए निफ्टी में कोई पोजीशन कैरी ना करें मेरे ख्याल से। वो अभी भी मेरा एक व्यू वही रहेगा, अभी कुछ और टाइम के लिए स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें। हाँ, 2 सेक्टर्स जहाँ पर अब मैं थोड़ा सा एक व्यू दे रहा हूँ। एक तो IT, मेरा ये मानना है कि अगर आपको लॉन्ग कैरी करना है तो IT में लॉन्ग कैरी करें। ये खैर काफ़ी टाइम से व्यू है कि यहाँ पर एटलीस्ट आपके गलत पड़ने के चांसेस कम है, और अगर लोअर लेवल पर रिकवरी भी आ जाती है यहाँ पर, आज भी देखिए लोअर लेवल से रिकवरी आ गई IT में, तो एक ऑप्शन ये है कि IT कैरी करिए। एक और ऑप्शन है, अगर आप सुपर एग्रेसिव ट्रेडर हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अपने आप को हेज करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, कवर्ड कॉल बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज फिर 200 डे मूविंग एवरेज बचाया, प्लस जिस तरीके से बैंक निफ्टी में रिकवरी आई है, तो कवर्ड कॉल एक अप्रोच हो सकती है बैंक निफ्टी में, जिसमें आप फ्यूचर लेकर ऊपर की कॉल बेचें या एक इन द मनी या एट द मनी कॉल लेकर डीप आउट द मनी कॉल बेचें। वो एक अप्रोच हो सकती है ताकि आपका रिस्क प्रोटेक्टेड रहे और आपका अगर वो ट्रेड चले तो आपको डिसेंट मुनाफा दे जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन निफ्टी पर मैं अभी भी कहूँगा कि निफ्टी नो मैंस लैंड में बंद हो रहा है, यहाँ पर एक डार्ट वाली बात है, अप या डाउन, तो इसके लिए उसमें थोड़ा सा भी गैम्बलिंग होगी, उसको थोड़ा अवॉइड करें। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से कौन से 2 स्टॉक्स पर BTST व्यूज़ मिल रहे हैं उनकी बात करेंगे, फिर BTST ट्रेड्स लेंगे। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस में हैं, सबसे पहले है MGL, जहां डीलर्स BTST की सलाह दे रहे हैं। महाराष्ट्र का इलेक्शन खत्म हो चुका है और काफ़ी सारे HNIs ये मान के चल रहे हैं कि बहुत जल्द अब गैस प्राइस हाइक होगी। 7 से 8 रुपए का मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है पर केजी प्राइस हाइक होना चाहिए, तो उसके आसपास जो है डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2-4 दिनों में यहाँ प्राइस हाइक आना चाहिए, और इसीलिए यहाँ एक BTST का ट्रेड डीलर्स 1135-1155 के टारगेट के साथ सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा आइशर मोटर्स, ये भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स STBT की सलाह दे रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स में इन जनरल FI की बिकवाली के चलते डीलर्स को लगता है यहाँ भी 2 से 3% का डाउनसाइड बन सकता है, तो MGL में BTST और आइशर में STBT की सलाह आज डीलर्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। ओके, MGL में BTST और आइशर में STBT, ये इस समय डीलर्स की तरफ से राय आती है। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डीलर्स के रडार पर स्टॉक्स। हमारे पैनल के पास चलते हैं और उनकी BTST कॉल्स लेना शुरू करते हैं। फिर इस समय गावा सर क्या कैरी करें? एक्चुअली करना तो नहीं चाहिए ट्रेड, अगर कोई कंपल्सिव ट्रेडर है लेके आना चाहता है तो मेरे ख्याल से पेट्रोनेट LNG में एक अप्पू मिल सकता है। ट्रेड कर रहा है 322, सिर्फ 2 रुपए का स्टॉक, 320, टारगेट 330 के नजर आते हैं। बेस्ट लेना है तो ले सकते हैं पेट्रोनेट। ठीक है, बेस्ट अवॉइडेड। लेकिन अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं ही तो पेट्रोनेट LNG कैरी कर लीजिए। ये हो गई गाबा सर की पिक। शिल्पा जी, आप कोई ट्रेड कैरी करना चाहेंगे? नहीं अनुज जी, मैं भी अवॉइड ही करना चाहूंगी, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। ओके ठीक है, अवॉइड। कैश इज अ पोजीशन। बीरो जी हाँ, मानस आपका ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड एक सेल ट्रेड होगा। SRF में बिकवाली करने की राय रहेगी। फ्रेश ब्रेकडाउन है, पैटर्न नेगेटिव है, उम्मीद कर सकते हैं करीब 60-70 रुपए का डाउन साइड आपको SRF में करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। तो SRF के फ्यूचर में जो कि 2146 के आसपास चल रहा है, उसमें बिकवाली करने की राय रहेगी। 2181 का आपको स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और 2090 के टारगेट सेट करना है। ओके, SRF सेल। और प्रशांत आपका ट्रेड? वीरू जी, मेरा भी फर्स्ट चॉइस सेल ऑन SRF था, बट मानस जी ने वो डिस्कस किया तो मैं नेक्स्ट ट्रेड पे जाना चाहूंगा, जो कि जिंदल स्टील एंड पावर पे लॉन्ग होगा JSPL पे। करीबन 870-72 के बीच हम ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट।
855 855 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी। और मैं यहाँ पे कम से कम 900 से लेके 910 900 910 ये टारगेट्स देख रहा हूँ। ओके, और अब चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी बताइए, आपने क्या ट्रेड कैरी किया? जी अनुज जी, मैं डीवी स्लैब कैरी करूंगा। करंटली 5985 का प्राइस है। 5920 का स्टॉप रखिए और 6100 एंड 6150 के टारगेट्स रहेंगे डीवी स्लैब में। ओके, दिवीज लैब में आपका बाय ट्रेड है। और सोलंकी जी, आप कोई ट्रेड कैरी करना चाहेंगे या फिर कोई कॉल जो इस वक्त आपको? अच्छा, ओके, चलिए अभी यहाँ पे इस वक्त कॉल सारी हो गई और 23362 पे यहाँ पे अब आपका निफ्टी आके ट्रेड कर रहा है। चलिए अब एक और सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं यहाँ पे। और ज़रा डेरिवेटिव्स में कल कौन कौन से जो स्टॉक्स जो हैं वो डेरिवेटिव बैन में जा सकते हैं उसका एक उल्लेख मैं कर देता हूँ यहाँ पर, जो कि बैन में जा सकते हैं। नाल्को जो है वो अपनी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का करीब करीब 105% हिट कर चुका है। अदानी इंटरप्राइजेस 96%, तो ये पॉसिबली कल डेरिवेटिव बैन में होंगे। और बैन से जो बाहर आ सकते हैं उसमें ABFRL करीब 81% है और हिंदुस्तान कॉपर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट रिड्यूस होकर 81 और 83% पे आ चुकी है। अनुज, तो ये इस समय कुछ स्टॉक्स जो F&O बैन में जा सकते हैं, ABFRL और हिंदुस्तान कॉपर बैन से बाहर निकल सकते हैं। सॉरी, ABFRL और हिंदुस्तान कॉपर बैन में एंट्री वाले कौन से स्टॉक्स थे? एक बार वो लिस्ट पे वापस दिखा दीजिए मुझे ज़रा। हाँ, नैल्को और अदानी एंटरप्राइजेस। नैल्को में मानस, नैल्को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है स्टॉक में, मेटल्स में क्लियरली सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक इस समय। कोई व्यू? जी, तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत क्लियर पैटर्न है, हाई टॉप साइड बॉटम्स का पैटर्न है। फ्रेश ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। मेरे ख्याल से तो यहाँ से भी करीब करीब 30 से 32 रुपए का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो जो सपोर्ट है इंट्राडे चार्ट पे, अगर हम उस सपोर्ट की बात करें पोजिशनली, तो वो 238 के आसपास आता है। तो 10 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 30 रुपए का रिवॉर्ड है। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 237 के स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। ओके, चलिए अब हम कल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब श्रेया भी जुड़ गई हैं शो में हमारे साथ। और जैसे ही ये शो ख़त्म होगा तो मैं और श्रेया उसके बाद डिजिटल मीडिया पर जाएंगे और हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइव होंगे और आपके सारे सवाल पिक करेंगे। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बताइए, कोई सवाल आपने पिक किया ऑलरेडी या फिर? एग्जैक्टली और मैंने ज्वाइन किया जब अपना लिंक, तो काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, अभी भी दर्शक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और सवाल आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर। हालांकि CNBC आवाज़ आपको लगातार सुबह से इसकी जानकारी दे रहा है कि क्या कुछ एक्शन वहाँ पे स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहे हैं, और ख़बर भी पूरी डिटेल में आपको बताई गई है। और ख़बर ये कि US प्रोसिक्यूटर ने अडानी ग्रुप के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। एक तो निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगा है, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रिश्वत देने की भी बात कही गई, 200 करोड़ से ज़्यादा की रिश्वत। साथ ही इस बात को छुपाया भी गया। और इस खबर के बाद स्टॉक में जो मारकाट मची है वो तस्वीर आपके सामने है। और अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा है। अडानी एंटरप्राइजेस तो 20% से ज़्यादा डाउन, अडानी पोर्ट्स 12% से ज़्यादा डाउन। तो सवाल अभी यही हो रहा है सर सबके मन में कि करना क्या चाहिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, अब क्या करें? देखिए, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में क्या करें, रिटेल के लिए मैं बार बार कहता हूँ श्रेया कि ये स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए नहीं है। क्योंकि देखिए, आज भी आप, पहले तो खैर ये स्टॉक खुले ही सर्किट पे, फिर 10 का 15 हुआ, 15 का 20 हुआ, उसमें तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो सर्किट पे कहना आसान है कि सेल कर दीजिए, लेकिन कर तो पाएंगे नहीं आप। जहाँ आपने सेल किया होगा, जहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी मिली होगी सेल करने के लिए, वहाँ से स्टॉक्स घूम गए। अब जैसे अडानी पोर्ट्स वगैरह, क्योंकि उससे पहले तो रिटेल पूरी तरह से, वहाँ तो रिटेल फंस चुका है पूरी तरीके से। और जब वो रिकवर हो गए तब आपने अगर कवर किया, फॉर एग्जांपल अडानी एंटरप्राइजेस देखिए एक बार, इंट्राडे देखिए एक बार अडानी एंटरप्राइजेस का, जहाँ पर रिकवरी हुई वहाँ पर अगर आपने कवर करने की कोशिश की, वहाँ से फिर गिर गए, फिर डे लो पर आ गए। तो मेरा तो उस पर ये व्यू रहेगा, इसको आप कंप्लीट अवॉइड करिए। देखिए, मार्केट में हर चीज़ ट्रेड नहीं करनी होती है, कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स होते हैं अवॉइड, उनको कंप्लीटली अवॉइड करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अवॉइड की सलाह मिली है, सारी स्टॉक्स में यही राय रहेगी सर, अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स? मैं तो सब में ही कहूँगा कि एज रिटेल ट्रेडर कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। आप एज एन इन्वेस्टर अगर हैं, कभी मौके मिले
जब मिलते हैं तो ट्राई करिए, लेकिन अभी के लिए थोड़ा दूर रहिए यहाँ पर श्रेया। ठीक है, यहाँ से तो दूर रहने की सलाह है। सर एक और सवाल, इनफैक्ट सभी के अंदर ये भी सवाल होगा, कल आखिरी कारोबारी सत्र है इस पूरे वीक का, लास्ट ट्रेडिंग सेशन, फिर सैटरडे रिजल्ट भी आना है, तो क्या मार्केट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ एक्शन कल देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्पेशली? अगेन काफ़ी टफ सवाल है ये वाला, लेकिन इसमें श्रेया मैं जो अभी क्लोजिंग स्ट्रैटेजी भी दे रहा था, मेरा ये मानना है कि मार्केट में आज का जो प्राइस एक्शन है वो इतना ख़राब नहीं है। फ्रैंकली एक ख़राब खबर पर जिस तरीके की शुरुआत हुई है उसके हिसाब से इतना ख़राब नहीं है ट्रेडिंग सेशन। और कुछ सेक्टर जैसे कि बैंक निफ्टी, उसमें तो अच्छी खासी रिकवरी है। और जैसे वीरू भी मेंशन कर रहे थे, टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो ट्रेडिंग रेंज थी मार्केट की, हम उसके टेक्निकली हाई पे बंद हो रहे हैं, क्योंकि जो सुबह लेवल था उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, जो एक रेंज बनी थी उसके ऑलमोस्ट हाईज पर बंद हो रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी शायद इस समय नहीं है। लेकिन खैर श्रेया और मैं जुड़ेंगे आपसे 3:30 बजे। एक टीज़र था, श्रेया ने 2 सवाल पिक किए, लेकिन 3:30 के बाद हम और सवाल पिक करेंगे। वीरो जी, तो कुछ देर में स्टे ट्यून्ड। और सारे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स पे ये प्रश्न और उत्तर का क्रम जो है वो शुरू करेंगे अनुज और श्रेया के साथ। मीनवाइल हम क्लोजिंग स्टॉक्स जो कि इस वक्त मतलब मार्केट ब्रेथ के अनुसार, थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि मार्केट और लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, ये 4 प्रकार के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। ये स्टॉक्स जो आएंगे उसमें ज़रा प्लीज़ दिखाइए एक बार लॉन्ग में इंडियन होटल्स, नो डाउट अबाउट दैट कि सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है यहाँ पर। 34 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 22, 83 में शॉर्ट और करीब 40 में यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। स्क्रीन पे लाइए ज़रा लॉन्ग्स वाले कैंडिडेट्स, और लॉन्ग्स वाले कैंडिडेट्स में ज़्यादातर वो स्टॉक्स है जहाँ पर आज जो अर्निंग्स का मोमेंटम था ना वो कंटिन्यू कर रहा है। इंडियन होटल्स वही केस है, फेडरल बैंक वही केस है, बाकी नाल्को, पावर ग्रिड और पेट्रोनेट आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। पेट्रोनेट प्रकाश सर की कॉल भी है। और शॉर्ट कवरिंग अल्ट्राटेक सीमेंट में थी, जैसे कि कुछ देर पहले अनुज ने एक्सप्लेन भी किया था। जिस प्रकार की आज स्टॉक्स की प्लेसमेंट थी कंसिडरिंग आई थिंक न्यूज़ फ्लो, उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट का परफॉर्म करना लाजमी था। ये सचिन की कॉल थी, प्रशांत जी की कॉल थी। एबीबी कैपिटल गुड स्पेस में रैमको सीमेंट्स, इस बार अर्निंग्स भी इसकी अच्छी थी, आज एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। बाकी पेन था आज ये स्पेस, अदानी इंटरप्राइजेस, स्पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लगभग 5% स्लाइड यहाँ पे था। और उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग आरती इंडस्ट्रीज़ में आईजीएल, वोडाफोन आइडिया, बर्जर पेंट्स और ओएनजीसी। एक बार ओएनजीसी लिखाइएगा स्क्रीन पे। अमित, आपकी ओएनजीसी पे रीडिंग क्या कह रही है? ओएनजीसी एट 242 मेरे ख्याल से इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में, और ये बहुत ही शार्प डिप रहा हायर लेवल से। और हुआ क्या है अमित, अब ये पूरा का पूरा जो वो 250 का बेस था जो कि परसिस्ट कर रहा था फरवरी 2024 से, वो वायलेट हो चुका है। आपका टेक इस पे? विरेंद्र जी, डेफिनेटली दिक्कतें यहाँ बढ़ रही हैं। स्ट्रक्चर वीक है, 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। और कल के सत्र में एक स्टॉक ने एक कोशिश की थी ऊपर जाने की, 10 डेमा के ऊपर ट्रेड किया था, बट वो रिवर्सल फेल हो गया था। और आज हम फिर देख रहे हैं कि जो इसका प्रीवियस पिवट लो था 242, वो स्टॉक ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो किसी का शॉर्ट पोजीशन है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 245 का लगा के रखे। यहाँ लगता है कि 235 तक के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में हम देख सकते हैं। इस बीच ओएनजीसी डेलो पे आके ट्रेड करता हुआ। और आपके स्क्रीन पे निफ्टी बैंक पे जो वो हल्का सा डिप आया था, डुबट आई थिंक, जो हमने क्लोजिंग शुरू की थी और उसके बाद थोड़ा सा डिप आया, लेकिन वो रिकवरी में तब्दील हो गया करीब 50-435 पे। अच्छा मानस, में अगर आपसे पूछूं कि बैंक निफ्टी की इस रीडिंग को रीड करते हुए, मतलब बैंक निफ्टी के इस पुलबैक को रीड करते हुए और वो 200 डेमा को डिफेंड करने की टेंडेंसी को देखते हुए, अगर एक स्टॉक फ्यूचर पिक करना हो द लॉन्ग साइड, तो वो आप क्या करेंगे कल सुबह पॉसिबली? तो देखिए, अगर बैंकिंग स्पेस से एक स्टॉक पिक करना होगा तो कोटक बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि 3-4 दिनों से अगर आप देखें तो जब भी डिप मिल रहा है तो वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और कोटक बैंक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो अगर एक ट्रेड बैंकिंग स्पेस से लेना है तो यहीं पर खरीदारी करनी है। 1725 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1775 की टारगेट सेट करना है। कोटक महिंद्रा बैंक करीब 1739 पर ट्रेड करता हुआ अच्छा क्लोज। और कोटक महिंद्रा बैंक ने बहुत दिनों बाद अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को पार किया। और आज इनफैक्ट मैंने अपनी
आज की टीम में एक स्टॉक और पिक किया था, दैट वाज आई थिंक MCX 6175 पे, नॉट एग्जैक्टली अ डे बट एक बहुत ही अच्छा, और ये क्लासिकल टेक्निकल ट्रेड रहा जिसमें एक स्टॉक जो कि अपने 50 डेमा को होल्ड करके 4 दिन के बाद चला। मेरे ख्याल से ट्यूसडे को इसने ऑन द हायर साइड टेस्ट किया था 10 डेमा को, आज सुबह खुलते ही पार किया और ऑलमोस्ट इंट्राडे हाई, दैट वाज आई थिंक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। शानदार मूव यहाँ रहा। और एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखूँगा जिस पर मैं कल मॉर्निंग में काफ़ी निगाहें रहेंगी, दैट्स आई थिंक इंडिगो। याद रखिएगा आज का और मंगलवार का हाई एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। इसकी वरीयता, इसकी इंपॉर्टेंस तब ज़्यादा काफ़ी हो जाती है जब ये 200 डेमा से पुल बैक ले आपकी स्क्रीन पे 4067 पे टुवर्ड्स नॉट एग्जैक्टली डे है बट विद अ रीजनेबल आई थिंक क्लोज, शानदार मूव देता हुआ। एक काम करते हैं, मैं एक स्टॉक और मार्क करता हूँ, उसके बाद अनुज के पास चलेंगे वॉल पे इस क्लोजिंग को देखने के लिए। HDFC बैंक ने आज इस बाजार को संभाला, एक संभाला आपका ICICI बैंक ने, और SBI क्रैक हुआ। SBI फाइनली आपकी स्क्रीन पे रखूँगा 3% डाउन, और SBI का ये क्लोज जो आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 रुपये नीचे आ रहा है इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, और ये एवरेज वायलेट हो रहा है आज SBI पे पोस्ट 5 दिसंबर 2023। अनुज, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग। बिल्कुल वीरू, क्लोज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें और देख लेते हैं ज़रा। मार्केट में क्लियरली सिर्फ एक रेफरेंस के लिए डाउ फ्यूचर्स देख रहा था मैं, करीब 70-75 पॉइंट नीचे हैं, तो ग्लोबल मार्केट में भी आज थोड़ा प्रेशर था। लेकिन निफ्टी टेक्निकली, जैसे हम कह रहे थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, बैंक निफ्टी और ज़्यादा फोर्स के साथ ज़्यादा जो क्लोज है वो डे हाई की तरफ। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत अच्छा है, और मैं फिर रिपीट करूँगा कि अगर आप कोई पोजीशन लॉन्ग साइड पर कैरी करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली आज एक साइन बना है कि हमने 200 डे मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट किया। चलिए अब वॉल पर चलते हैं। निफ्टी 170 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी करीब भी 170 पॉइंट नीचे, निफ्टी IT करीब 170 पॉइंट ऊपर। तो कुल मिलाकर ये इस समय मार्केट की जो लार्ज इंडेक्सेस थी उनकी समरी। मिड कैप देखिए, शानदार रिकवरी थी। मिड कैप सुबह काफ़ी नीचे था, 1-3% ही नीचे बंद हो रहा है, और स्मॉल कैप करीब 0.5% नीचे इस समय बंद होता हुआ दिखाई देगा आपको। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर 600 के स्टॉक्स करीब बढ़ने वाले और 1800 स्टॉक्स करीब गिरने वाले इस समय आपको नज़र आएंगे। अब आ जाइए सेक्टोरल हीट मैप पे और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। रियल एस्टेट इंडेक्स ग्रीन में था 1% ऊपर, निफ्टी IT ग्रीन में था करीब 0.5% ऊपर। सबसे ज़्यादा प्रेशर निफ्टी मेटल्स में था, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अदानी एंटरप्राइजेस समहाउ मेटल्स इंडेक्स का हिस्सा है, तो इसकी वजह से निफ्टी मेटल्स करीब 2.5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। PSU बैंक्स एक और बड़ा एक्सीडेंट आज का, हालांकि लोअर लेवल से रिकवर हुआ लेकिन फिर भी करीब 2.5% इंडेक्स नीचे था। ऑयल एंड गैस 1.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। रिलायंस का इम्पैक्ट यहाँ पर, ऑटोज़, CPSE, कैपिटल गुड्स, यहाँ पर भी हल्की सी आपको गिरावट दिखाई देगी। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए। सबसे नीचे आपको दिखाई देंगे अदानी ग्रुप के दोनों स्टॉक्स। अदानी एंटरप्राइजेस करीब 24% नीचे, और अदानी पोर्ट्स करीब 13% नीचे। उसके अलावा SBI लाइफ, NTPC, ONGC, एशियन पेंट्स, ITC, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर आपको आज वीकनेस दिखाई दी ट्रेड में। ऊपर क्या था, पावर ग्रिड, यहाँ पर अच्छा मूव करीब 3.5% का। अल्ट्राटेक 1.5% ऊपर था। हिंडाल्को, ग्रासिम, एक्सिस बैंक, HCL टेक, कोटक, TCS, ICICI बैंक, ये कुल मिलाकर ग्रीन में रहे। तो ठीक है, क्लोज मार्केट का वैसे तो खैर नेगेटिव क्लोज है, लेकिन शायद उतना ख़राब नहीं है जितना सुबह लग रहा था। जी हाँ, शायद ये क्लोजिंग उतनी ख़राब नहीं लग रही है जितना सुबह भयभीत कर रही थी मार्केट खुलने के बाद जिस तरीके से क्रैक हुआ। खैर मार्केट बंद, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन CNBC आवाज़ पर ये कवरेज स्टॉक्स की खबरों की जारी है, और मोस्ट स्पेशली इस बाज़ार के तंग, जिसे कहते हैं ना, फेज़ में, कमज़ोर फेज़ में आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, आपके ट्रेड्स को लेकर। CNBC आवाज़ पर ये स्टॉक्स पर कवरेज जारी है, और कुछ देर बाद अनुज और श्रेय के साथ आप देख सकते हैं खास श्रृंखला जिसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।